नमस्कार साथियों, आरबी मांडे एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीए फंडार के छठे चैप्टर के बारे में। और जो ये वाला चैप्टर है इसमें हमने ऑलरेडी तीन वीडियो में बात कर ली है और 3 वीडियो आपने देखा होगा और कुछ चीज़ें आपको समझ में आई भी होगी अच्छे से। अभी चैप्टर पूरा नहीं हुआ क्योंकि इसमें नियम संख्या 74 से 124 तक बात की जाती है। तो 74 से लेके 80 तक तो हमने बात कर ली। जो पिछले 3 वीडियो बनाए थे उसमें 74 से लेके 80 तक बात कर ली। इस वीडियो में हम 81 से बात करेंगे कि नियम संख्या 81 में क्या है और उसके बाद में जो भी नियम है जितने इस वीडियो में कवर हो पाएंगे उतना हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि ये जो चैप्टर है इसका नाम है भुगतान सामान्य निर्देश, यानी कि सामान्य निर्देश तो है लेकिन किसके, भुगतान के। ये मैंने आपको पहले बता दिया इसके बारे में, तो आप पहले वाले वीडियो ज़रूर देखें। तो अब हम सीधा नियम संख्या 81 पर चलते हैं। ये नियम संख्या 81 है, इसका नाम है पहचान पत्र पर भुगतान। तो आप ना एक बार ज़रूर देखना, जो 74 से 80 तक जो नियम है वो 3 वीडियो में मैंने अपलोड कर रखे हैं, वो एक बार ज़रूर देखना। काफ़ी बड़े बड़े नियम है लेकिन मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है और आपके समझ में आएंगे और ये वाला वीडियो भी आपके समझ में आने वाला है। तो ये जो नियम संख्या 81 है इसमें बात की गई है पहचान पत्र पर भुगतान। देखो थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे आप वोट देने जाते हो, अब वोट तो आपने कभी दिया होगा, तो आप क्या लेके जाते हो, एक जो स्लिप होती है, पर्ची होती है, वो लेके जाते हो। उसमें आपका फ़ोटो, नाम, सारी डिटेल होती है। जब आप वोटिंग रूम के अंदर जाते हो तो वहाँ पर भी जो स्टाफ होता है, जो पोलिंग पार्टी होती है, वो क्या करेगी कि उनके पास भी आपका सारा डाटा रहता है, आपके फ़ोटो, नाम। तो वो क्या है कि मिलान करेंगे और आप खुद जाओगे, आपका फेस देखेंगे कि हाँ आप ही हो वोट देने वाले या फिर कोई डमी व्यक्ति तो नहीं है। तो वोट उसी का दिया जाएगा जो वास्तव में मतलब जिसकी फ़ोटो वगैरह पोलिंग पार्टी के पास भी है। कहने का मतलब यह है कि इस नियम में जो पहचान पत्र पर भुगतान की बात की गई है, इसका मतलब यह है कि जिसके पास पहचान पत्र होगा, जो ऑथोराइज्ड पर्सन होगा, जो अधिकृत व्यक्ति होगा, उसी को भुगतान किया जाएगा। अब ये पहचान पत्र कौन बनाता है इसके बारे में बात करेंगे। पहचान पत्र कितनी प्रतियों में बनाया जाएगा, कैशियर क्या होता है, लिंक कैशियर क्या होता है, और पहचान पत्र जो होता है वो किसको जारी किया जाएगा और कौन बनाएगा, और जो कोषागार होता है वो कितने वर्ष तक अपने पास सुरक्षित रखेगा। जैसे कोई भी सरकारी कार्यालय है, कोई भी, तो अभी तो देखो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। वर्तमान में ये जो नियम आप पढ़ रहे हैं ना जीए फंडार के, इनकी कोई रेलिवेंसी नहीं है क्योंकि वर्तमान में जो सारा काम है वो आजकल ऑनलाइन हो गया। ईसीएस के माध्यम से, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ईसीएस क्या होता है, तो सारा काम ईसीएस के माध्यम से होने लग गया। ये केवल पढ़ने की बातें रह गई, बाकी वर्तमान में ये काम इस आधार पर नहीं होता। ये सब पुरानी चीज़ें हो गई, पहले होता था ऐसा काम, अब वर्तमान में नहीं होता। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो राजस्थान सरकार का फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसने इस जो जीए फंडार के जो नियम वगैरह दे रखे हैं उसमें आज भी ये दे रखा है, तो आपके एग्जाम के हिसाब से पढ़ना ही पड़ेगा आपको। हालांकि ये प्रोसेस नहीं होती आजकल पहचान पत्र पर भुगतान की। आपके पास पहचान पत्र हो फिर आप बैंक में जाओगे तब आपको फिर चेक के बदले पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम के माध्यम से, यानी कि ईसीएस के माध्यम से सारा काम होता है। तो इसमें बात की गई है पहचान पत्र पर भुगतान। देखो इसमें बता रखा है कि बैंकों द्वारा किसी कार्यालय को चेकों का भुगतान तब किया जाएगा जब कार्यालय के कैशियर ने इस नियम में दिए गए प्रारूप में पहचान पत्र प्रस्तुत कर दिया हो। देखिए जो पहचान पत्र होता है वो कुछ इस प्रकार का रहेगा। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर कैशियर की फ़ोटो होगी और यहाँ पर होगी लिंक कैशियर की फ़ोटो। जैसे मान लो कोई ऑफिस है PWD, मैं PWD ऑफिस की बात कर रहा हूँ। अब इस ऑफिस का एक कैशियर है जिसके पास पहचान पत्र है, यानी कि वो केस का पैसा लेने के लिए, जो चेक का पैसा लेने के लिए बैंक से अधिकृत है, तो वो क्या करेगा कि अपना पहचान पत्र लेके जाएगा और बैंक को दिखाएगा और चेक के बदले उसको बैंक वाले क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। अब ये मान लो राम किसी दिन ऑफिस गया नहीं, तो फिर पेमेंट कैसे होगा, पेमेंट कौन लेगा, PWD ऑफिस का। तो फिर उसका जो दूसरा कैशियर होता है जिसको बोलते हैं लिंक कैशियर, ये जैसे मान लो श्याम है, तो फिर श्याम चेक लेके जाएगा, बैंक में दिखाएगा, बैंक को देगा और बैंक वाले इसको कैश पेमेंट दे देंगे। तो ये होता है कैशियर और लिंक कैशियर। लिंक कैशियर, लिंक का मतलब होता है जुड़ा होना, यानी कि ये एक दूसरे से एक तरह से जुड़े होते हैं। राम अगर चेक लेके बैंक में चला गया तो राम को भुगतान कर दिया जाएगा। यदि राम किसी दिन ऑफिस में नहीं आया तो फिर श्याम जा सकता है, जो कि लिंक कैशियर है। राम की अनुपस्थिति में श्याम जाएगा और इसको लिंक कैशियर बोलते हैं।
यानी कि एक कर्मचारी की अनुपस्थिति में जब दूसरे कर्मचारी को पहले ही अधिकृत कर रखा होता है कि राम की अनुपस्थिति में श्याम चेक लेके जाएगा और बैंक से पैसा निकाल के लेके आएगा, तो उसको बोलते हैं लिंक कैशियर। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। तो ये पहचान पत्र कुछ इस प्रकार का होता है और इसके अंदर कैशियर और लिंक कैशियर दोनों की डिटेल होती है, यहाँ पर इनकी फ़ोटो होती है। और ये जो पहचान पत्र होता है ये कोषागार द्वारा, यानी कि जो ट्रेजरी ऑफिस होता है कोषागार, उसके द्वारा जारी किया जाता है। और ये पहचान पत्र 3 प्रतियों में जारी किया जाता है, 3 प्रतियों में जारी किया जाएगा। एक प्रति रहेगी जो एम्प्लॉय है, स्वयं एम्प्लॉय उसके पास रहेगी, एक प्रति रहेगी बैंक वाले के पास पहचान पत्र की, और एक कॉपी रहेगी कोषागार के पास, यानी कि ट्रेजरी ऑफिस कोषागार के पास रहेगी। और ये जो पहचान पत्र होते हैं ये बनाएगा कौन? ये बनाएगा ट्रेजरी ऑफिस, यानी कि कोषागार। ये पहचान पत्र कोषागार बनाएगा और किसको देगा? डीडीओ को, यानी कि डीडीओ का मतलब होता है कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, या फिर ये देगा हेड ऑफ ऑफिस, यानी कि कार्यालयाध्यक्ष। तो ये टीओ बनाएगा पहचान पत्र और देगा किनको? डीडीओ को या फिर हेड ऑफ ऑफिस को, यानी कि विभागाध्यक्ष या फिर कार्यालयाध्यक्ष को देगा। अब इसमें क्या होगा कि जो विभागाध्यक्ष और जो कार्यालयाध्यक्ष होते हैं, यानी कि जैसे मान लो पीडब्ल्यूडी ऑफिस है, अब पीडब्ल्यूडी ऑफिस वाले क्या करेंगे कि एक फॉर्म भर के देंगे ट्रेजरी ऑफिस के अंदर, और उसमें देंगे कि हमारा ये कैशियर है, हम इसको नॉमिनेट कर रहे हैं, ये चेक लेके आएगा हमारे ऑफिस का, हमारे विभाग का, और आप चेक के बदले इनको नकद दे दें, यानी कि बैंक से ये अधिकृत रहेगा पैसा लेने के लिए। ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी ऑफिस जो एक फॉर्म भर के देगा ट्रेजरी ऑफिस के अंदर, कोषागार के अंदर, ताकि पहचान पत्र बन जाए। पहचान पत्र बनाने के लिए एक फॉर्म भर के देगा। तो इस फॉर्म की अनुशंसा के आधार पर, यानी कि फॉर्म की डिटेल के आधार पर ट्रेजरी ऑफिस जो कोषागार होगा वो पहचान पत्र जारी करेगा। तो ये चीज़ें आपके समझ में आई होगी। तो वापस फिर से पढ़ते हैं। बैंकों द्वारा किसी कार्यालय को चेकों का भुगतान तब किया जाएगा जब कार्यालय के कैशियर ने इस नियम में दिए गए प्रारूप में पहचान पत्र प्रस्तुत कर दिया हो। ये पहचान पत्र टीओ द्वारा रखा जाएगा, यानी कि ये पहचान पत्र टीओ द्वारा भी रखा जाएगा, बैंक द्वारा भी रखा जाएगा, और स्वयं जो एम्प्लॉय होता है, जो कैशियर होता है, उसके द्वारा भी रखा जाएगा। टीओ इन पहचान पत्रों को हेड ऑफ ऑफिस या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यानी कि विभागाध्यक्ष या फिर कार्यालयाध्यक्ष को जारी करेगा। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि जिस ऑफिस का जो विभागाध्यक्ष या फिर कार्यालयाध्यक्ष होता है ना, वो एक फॉर्म भर के देगा इसके अंदर, ट्रेजरी ऑफिस के अंदर, यानी कोषागार के अंदर फार्म भर के देगा उसके अंदर पहचान पत्र के लिए कि हमारा ये एम्प्लॉय है, इसका आप पहचान पत्र बना दीजिए। तो फिर ये टीओ यानी कि ट्रेजरी ऑफिस जो होता है, ट्रेजरी ऑफिसर बोल दो, कोषाधिकारी, वो पहचान पत्रों को इनको जारी कर देगा कि लीजिए ये पहचान पत्र तैयार हो गया। हेड ऑफ ऑफिस या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यानी कि विभागाध्यक्ष या फिर कार्यालयाध्यक्ष, कैशियर तथा एक लिंक कैशियर का नाम सूचित करेगा किसको? ट्रेजरी ऑफिस को। ट्रेजरी ऑफिसर जो कोषाधिकारी होता है उसको बताएगा कि हमारा ये तो कैशियर रहेगा और एक हमारा लिंक कैशियर रहेगा, दोनों के नाम फोटो वगैरह दे देगा। अब इसमें नोट लगा के दे रखा है कि कैशियर तथा लिंक कैशियर के 3 फोटो भी भेजेगा, वो फोटो वगैरह तो भेजेगा क्योंकि पहचान पत्र पे लगाना जरूरी है। अब देखो इसमें बता रखा कि कोषागार, इधर दे रखा ये कि कोषागार के पहचान पत्र को, एक सेकंड, कोषागार कैशियर के पहचान पत्र को 5 वर्ष तक सुरक्षित रखेगा। जो कोषागार होता है, जो ट्रेजरी ऑफिस होता है, वो कैशियर के पहचान पत्र को कितने वर्ष तक सुरक्षित रखेगा? 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक तो कम से कम वो अपने पास रखेगा कैशियर का जो पहचान पत्र होता है उसको, उसके बाद में चाहे फिर वो ना रखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसी भी कंडीशन आ सकती है, मान लो जिस कर्मचारी का जो पहचान पत्र बना हुआ है अगर उसका ट्रांसफ़र हो जाए या फिर रिटायरमेंट हो जाए तो फिर क्या होगा? मान लो किसी का ट्रांसफ़र ही हो गया तो क्या होगा कि इसमें बता रखा कि कैशियर तथा लिंक कैशियर बदलता है तो नए कैशियर या फिर लिंक कैशियर का पहचान पत्र तैयार किया जाएगा। नया जो आएगा उसका फिर से दोबारा पहचान पत्र तैयार किया जाएगा, और जो पहले वाले जो कैशियर और जो लिंक कैशियर है उनका पहचान पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि अब उनका कोई काम तो है नहीं, तो पहचान पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा। और पहचान पत्र धारक के अलावा, पहचान पत्र धारक के अलावा किसी अन्य को भुगतान नहीं किया जाएगा, इसलिए तो पहचान पत्र बना रहे हैं। तो पहचान पत्र धारक के अलावा किसी अन्य को भुगतान नहीं किया जाएगा ऑफिस की तरफ से। तो ये हमने बात कर ली नियम संख्या 81 के ऊपर, इसमें आगे और कुछ भी नहीं है। तो इसमें समझने वाली बातें तो यही है। देखो जैसे मैं फिर से बात कर रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी ऑफिस है कोई, ठीक है। अब इसके जो चेक होते हैं वो बैंक के अंदर लेके जाएगा, कैशियर लेके जाएगा बैंक के अंदर, और बैंक वाले उसको क्या करेंगे? कैश दे देंगे, पैसा दे देंगे। अब इस ऑफिस का मान लो कोई एम्प्लॉय है जिसका नाम है राम, तो राम को ही देंगे। राम को क्यों देंगे? क्योंकि राम का इन्होंने पहचान पत्र बनवा रखा कैशियर का। और राम नहीं जाएगा तो फिर एक लिंक कैशियर होता है, उसका भी पहचान पत्र होता है, जिसको मान लो उसका नाम है श्याम,
तो राम नहीं जाएगा तो श्याम को पेमेंट मिल जाएगा। श्याम चेक लेके जाएगा बैंक में और बैंक वाले श्याम को पेमेंट कर देंगे। ठीक है। अब ये जो कोषागार होता है, जो ट्रेजरी ऑफिस होता है, जो कोषागार होता है, वो जारी करता है पहचान पत्र। किसको? हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी कि विभागाध्यक्ष या फिर हेड ऑफ ऑफिस यानी कि कार्यालयाध्यक्ष को। तो इनको जारी करेगा कौन? ट्रेजरी ऑफिस यानी कि कार्यालय कोषागार। अब ये पहचान पत्र होते हैं, ये 3 प्रतियों में होते हैं। एक कॉपी रहेगी कैशियर के पास, एक कॉपी रहेगी बैंक के पास और एक कॉपी रहेगी ट्रेजरी के पास, यानी कि जो कोषागार होता है उसके पास रहेगी। और जो ट्रेजरी होती है वो 5 वर्ष तक इसके पहचान पत्रों को सुरक्षित रखेगी कम से कम। आई होप ये वाला जो नियम है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नियम संख्या 82 की। इसमें बता रखा कि राज्य के लेन देनों का पूर्ण रुपयों में परिवर्तन। राज्य के लेन देनों का पूर्ण रुपयों में परिवर्तन, इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो कोई राशि है 520.50। अब ये जो पैसे की जो ये तो है रुपये 520 रुपये और ये है 50 पैसे। जो पैसे होते हैं ना, इनको क्या किया जाता है? रुपयों में कन्वर्ट किया जाता है। पूर्ण रुपयों में क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि 0.50 या फिर 50 से अधिक पैसा, अगर 0.50 पैसा या फिर 0.50 से अधिक पैसा जो होता है उसको अगले रुपयों में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पर 520.50 है तो यहाँ पर 521 लिख दिया जाएगा। और अगर यहाँ पर 520.51 होता तो भी 521 लिख दिया जाता। इसमें दे रखा है, एक सेकंड, इसमें देखो ये दे रखा कि राज्य की आय या व्यय या लेखों में समायोजन के लेन देन में यदि रुपये का भाग शामिल है तो उसे निकटतम पूर्ण रुपयों में बदला जाएगा। रुपये का भाग का मतलब है पैसा। ठीक है। अगर रुपये का भाग का मतलब है पैसा, अगर वो शामिल है तो उसे निकटतम पूर्ण रुपयों में बदला जाएगा, यानी कि पैसों को यहाँ पर रुपयों में बदल दिया जाएगा। कैसे? जैसे मान लो रुपये के बाद में 50 पैसे एवं अधिक भाग जो होता है ना उसको अगले पूर्ण रुपयों में बदल दिया जाता है। अगले पूर्ण रुपयों में बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रखा है 320.50, 320.50 को 321 में बदल दिया क्योंकि 0.50 आ गया। यहाँ पर दे रखा है ना कि 50 पैसे और उससे अधिक भाग, तो 50 पैसे तो यहाँ पर आ गया। और 320.51 यहाँ पर दे रखा है, इसको 321 में इसको भी 321 में बदल दिया क्योंकि ये अधिक भाग हो गया 50 पैसे से। ठीक है। और 50 पैसे से जो कम भाग होता है उसको छोड़ दिया जाएगा, यानी कि जैसे मान लो यहाँ पर 540.45 है तो यहाँ पर फिर 540 ही माना जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक नोट लगा के दे रखा कि ये वाला नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। जो राज्य बीमा अंशदान की राशि होती है उसकी एक किस्त जाती है। अब किस्त पर क्या लगता है? सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स को नहीं छोड़ा जाएगा, उसमें पैसा होता है उसको इग्नोर नहीं किया जाएगा, यानी कि पूर्ण रुपयों के अंदर परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पर 720.49 सर्विस टैक्स है तो इसको 720.49 ही माना जाएगा। ये तो था नियम संख्या 82 का 1, नियम संख्या 82 का 1। अब हम बात करेंगे नियम संख्या 82 का 2, यानी कि BSc सब क्लॉज 2 की बात करेंगे। इसमें बता रखा कि उपरोक्त नियम के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश, यानी कि उपरोक्त नियम जो हमने अभी ऊपर वाला जो नियम पढ़ा उसके क्रियान्वयन यानी कि उसका एग्जीक्यूशन यानी कि उसको लागू करने के लिए कौन कौन से दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जो BSc सब क्लॉज 2 है उसके अंदर भी जैसे क आगे ख भी मिलेगा, ग भी मिलेगा, ऐसे सब क्लॉज और भी बांट दिए गए हैं। तो BSc सब क्लॉज 2 का जो पैरा है क उसके अंदर बता रखा कि कर्मचारियों के व्यक्तिगत क्लेम, कोई एम्प्लॉई है उसका व्यक्तिगत क्लेम यानी कि खुद का पर्सनल कोई क्लेम है, जैसे मान लो उसकी सैलरी का हो गया, कोई लोन का हो गया, एडवांस का हो गया, यात्रा भत्ता TA बिल जो होता है, मेडिकल बिल हो गया, तो अगर वो खुद से रिलेटेड है तो उसके बारे में यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर बता रखा कि कर्मचारियों को देय राशियों एवं उनके वेतन बिलों से की जाने वाली कटौतियों को अलग अलग निकटतम पूर्ण रुपयों में बदला जाएगा। अलग अलग, जैसे मान लो कोई कर्मचारी है उसकी अलग अलग कई प्रकार की कटौतियाँ होती है, तो उनको क्या किया जाएगा? उनको सबको जैसे यहाँ पर आ गया 520.25, यहाँ पर 558.38, यहाँ पर जो भी अमाउंट आए ना उसको जैसे हमने पिछली बार पढ़ लिया कि 0.50 या फिर 50 पैसे से अधिक भाग को अगले रुपये में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो इसकी जो कटौतियाँ होती है वो अलग अलग, तो सबको क्या किया जाएगा? अलग अलग कटौतियों को अलग अलग पूर्ण रुपयों में बदला जाएगा। यदि किसी कर्मचारी की एक से अधिक पॉलिसी है, अभी यहाँ पर पॉलिसी का मामला है, यदि पॉलिसी का मामला आ जाए तो क्या होगा कि जो कटौतियों में जो पूर्ण रुपयों में परिवर्तन होगा वो कुल योग पर होगा। मान लो किसी कर्मचारी की 5 कटौतियाँ हैं, ठीक है, 5 कटौतियाँ, उसको पैसा कटता है मान लो RGHS का, या फिर और भी कई सारी जो कटौतियाँ होती है
तो उनका क्या किया जाएगा, मान लो जैसे 5 कटौतियाँ होती है RGHS के अलावा, जैसे स्टेट इंश्योरेंस का हो गया, और भी जैसे उन्होंने लोन ले रखा है तो लोन का हो गया, तो ऐसे कई सारी कटौतियाँ हो सकती है। तो उनका क्या किया जाएगा, कुल योग पर, जैसे मान लो यहाँ पर कटौती का कोई अमाउंट आ रहा है, यहाँ पर भी कटौती का अमाउंट आ रहा है, यहाँ पर भी कटौती का अमाउंट आ रहा है, तो इन सब का योग करके जो अमाउंट आएगा ना उसको फिर पूर्ण रुपये में बदला जाएगा, यहाँ पर पूर्ण रुपये में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। मेरे हिसाब से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी। अब अगला है यात्रा भत्ता और चिकित्सा बिलों में पूर्ण रुपयों में परिवर्तन अंतिम योग पर किया जाएगा। वही है भाई, उनको एक बार जोड़ दिया जाएगा, पूरा जो यात्रा भत्ते की जो राशि है सभी को जोड़ दिया जाएगा, पॉइंटों में चाहे कितनी भी आ रही हो, जैसे 520.25, 548.55, 690.49, सबका योग कर लिया जाएगा। फिर जो योग आएगा ना, जो अंतिम योग आएगा ना, उसके ऊपर फिर पूर्ण रुपयों में परिवर्तन कर दिया जाएगा। राज्य बीमा अंशदान राशि का जो प्रीमियम होता है उस पर सेवा कर पूर्ण रुपये में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, और वास्तविक राशि पर ही किया जाएगा, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। लोन एंड एडवांस पर ब्याज की वसूली पूर्ण रुपयों में की जाएगी, इसमें भी वही बात है, इसमें पूर्ण रुपये में की जाएगी, यानी कि इसमें जो पैसे वगैरह होते हैं 0.50 या फिर 0.50 से अधिक भाग को अगले रुपये में बदल दिया जाएगा, और 0.50 से जो कम भाग है उसको उससे पहले वाले उसमें शामिल कर लिया जाएगा। जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया, थोड़ा शायद अलग बताया होगा, जैसे मान लो ये 520.49 है, तो 520.49 को क्या किया जाएगा कि 520 ही माना जाएगा, 520 ही माना जाएगा। और मान लो 520.52 है, तो 520.52 को क्या किया जाएगा, 521 माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बता रखा कि लोन एंड एडवांस की जो पर ब्याज, जो ब्याज होता है ना, ब्याज की बात की गई है, लोन एंड एडवांस पर ब्याज की बात की गई है, तो इनकी जो वसूली होती है वो पूर्ण रुपयों में की जाएगी। ठीक है, तो ये कै हमारा हो गया कंप्लीट, BSc सब क्लोज 2 का कै, और ये BSc सब क्लोज 2 का ख। इसमें बता रखा कि अन्य लेन देनों का पूर्ण रुपयों में परिवर्तन, यानी कि ऊपर वाले जो कै में जो पढ़े हमने वो कर्मचारी के व्यक्तिगत क्लेम थे, और व्यक्तिगत क्लेम के अलावा जो भी लेन देन होते हैं उनका पूर्ण रुपयों में परिवर्तन कैसे किया जाएगा। तो इसमें बता रखा कि कानून द्वारा निर्धारित की गई बकाया राशि को अगले उच्चतर पूर्ण रुपये में परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है, ये मैंने समझ लिया अभी भाई। 520.51 की कोई अमाउंट आ गई, 520 रुपया और 51 पैसा, तो उसको 521 रुपया मान लिया जाएगा। ठीक है, तो कानून द्वारा निर्धारित की गई जो भी कोई भी बकाया राशि है, कानून द्वारा जो निर्धारित की गई है, कानून ने मान लो कोई जुर्माना लगा दिया, तो जुर्माना 520.51 है, तो फिर 520.51 ना दे के 521 रुपये दिया जाएगा, तो अगले उच्चतर पूर्ण रुपये में परिवर्तित किया जाएगा। स्थायी अग्रिम में से जैसे लघु खरीद, मरम्मत आदि का खर्च रोकड़ पुस्तिका में पूर्ण रुपयों में दर्ज किया जाएगा। आपूर्तिकर्ता जो सप्लायर होता है उसको भुगतान की गई जो राशि होता है उसको पूर्ण रुपयों में परिवर्तित करने से पहले सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। पहले सलाह मशवरा कर लेना चाहिए सप्लायर के साथ में कि हम इस प्रकार से आपके जो अमाउंट आ रही है उसको पूर्ण रुपयों में परिवर्तित करेंगे। तो ये नियम संख्या BSc सब क्लोज ख भी आपके समझ में आ गया होगा। अब BSc सब क्लोज ग की बात कर लेते हैं, यानी कि BSc सब क्लोज 2 सब क्लोज ग की बात करेंगे। तो इसमें बता रखा कि सरकार एवं स्थानीय निधियों के मध्य लेन देन, इसमें क्या बता रखा, इसमें बता रखा कि इनके मध्य होने वाले लेन देन का पूर्ण रुपयों में परिवर्तन अध्याय 16 के नियम 276 के अनुसार किया जाएगा। तो आपको एग्जाम में इतना ही पूछेगा, अब आपको दिमाग ये नहीं लगाना कि 276 में क्या है, वैसे अगर आप चाहो तो पढ़ लेना, लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ ऐसे पूछा जाएगा कि सरकार और जो स्थानीय निकाय होते हैं उनके मध्य लेन देन कैसे किया जाएगा। तो इनके मध्य जो लेन देन होता है उनको पूर्ण रुपयों में परिवर्तन किया जाएगा, लेकिन कैसे, अध्याय 16 के नियम 276 के अनुसार। नोट लगा के यहाँ पर बता रखा कि राज्य बीमा के प्रीमियम पर सेवा कर हो चाहे उपकर हो, उनकी जो वसूली होगी वो वास्तविक आधार पर की जाएगी। जो भी रुपया पैसा जो भी है वो उतना ही लिया जाएगा जितना वो है, उसको निकटतम पूर्ण रुपयों में नहीं बदला जाएगा। तो BSc सब क्लोज 2 सब क्लोज ग हमारा पूरा हो गया, यानी कि नियम संख्या BSc हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नियम संख्या 83 की बात करेंगे जिसमें बिल रजिस्टर की बात की गई है। अब देखो, नाम में काम छुपा है। रजिस्टर कौन सा रजिस्टर, जिसमें बिल की एंट्री की जाती है। कोई रजिस्टर है किसी विभाग से, मान लो कोई बिल आया कोई बिल गया, उसका क्या होता है, पूरा रिकॉर्ड रहता है। क्या रहता है, पूरा रिकॉर्ड। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिल रजिस्टर। इसमें बता रखा है कि बिलों को कोषागार में भेजने से पूर्व बिल रजिस्टर में दर्ज करके एक संख्या आवंटित की जाएगी। संख्या, उसके ऊपर संख्या लिख देते हैं कोषागार में भेजने से पहले कि ये कौन सा बिल है। और जो बिल रजिस्टर होता है इसका संधारण कैसे किया जाएगा, GA 59 में किया जाएगा। यानी कि जो GA 59 होता है इसके अंदर बिल रजिस्टर का संधारण किया जाएगा। केवल इस नियम में इतनी बात की गई है। अब हम बात करेंगे नियम संख्या 84 की।
इसमें बता रखा कि दावों को प्रस्तुत करना, यानी कि प्रेजेंटेशंस ऑफ क्लेम्स, यानी कि दावे किस प्रकार प्रस्तुत किए जाएंगे। तो इसमें 84 सब क्लॉज 1 में बताया गया है कि डीडीओ को प्रस्तुत बिलों तथा कोषागार में प्रस्तुत चेकों, देखो जो बिल होता है वो तो डीडीओ को प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद में चेक मिलेगा, और चेक को कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, कोषागार में, तब जाके आपको पैसा मिलेगा। पहले कोई भी जो, जैसे मान लो आपने 1 महीने नौकरी कर ली जूनियर अकाउंटेंट की, उसके बाद में आपका क्या बनेगा, बिल। तो बिल कौन बनाएगा, डीडीओ को बिल प्रस्तुत करना पड़ेगा, और उसके बाद में डीडीओ बिलों को क्या करेगा, ट्रेजरी के अंदर भेजेगा। ठीक है, अब हालांकि ये सिस्टम भी आजकल नहीं होता, केवल मैं बता रहा हूँ आपको कि केवल ये पढ़ने मात्र की चीज़ें रह गई है। आजकल वर्तमान में ईसीएस के माध्यम से सारा काम होता है। तो इसमें बता रखा है कि डीडीओ को प्रस्तुत बिलों तथा कोषागार में प्रस्तुत चेकों, इन पर भुगतान प्राप्ति की रसीद तथा आवश्यक होने पर टिकट लगा होना चाहिए। यानी कि जो ये बिल होते हैं और जो ये कोषागार में प्रस्तुत चेक होते हैं, इन पर भुगतान प्राप्ति की रसीद, यानी कि आपने भुगतान प्राप्त किया है या नहीं किया है, इनकी रसीद लगी होती है, और इसके ऊपर अगर ज़रूरत पड़े तो इस पर रिवेन्यू टिकट होता है, वो भी लगा होना आवश्यक है, लगा होना चाहिए। बिलों के माध्यम से किए गए अन्य सभी भुगतानों के लिए आवश्यक होने पर टिकट तथा रसीद भुगतान के समय पर दी जाती है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा क्लेम भी करना पड़ेगा, समझाने की ऐसी कोई ज़्यादा बात दिख नहीं रही इसके अंदर। यदि किसी कोषागार का नकद लेन देन बैंक द्वारा किया जाता है तो ये नियम बैंकिंग कोषागार कार्य प्रणाली के नियम के अनुसार लागू रहेगा। अब आजकल तो देखो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि सारा लेन देन होता है वो ऑनलाइन होता है, नकद वगैरह का आजकल सिस्टम रहा नहीं। लेकिन इसमें बता रखा है यदि किसी कोषागार का नकद लेन देन बैंक द्वारा किया जाता है, कोई बैंक है मान लो, किसी ट्रेजरी का लेन देन, पैसा लेना और देने का काम क्या करता है, नकद करता है। ठीक है, तो ये जो नियम है वो बैंकिंग कोषागारों की कार्यप्रणाली के नियम के अनुसार लागू रहेगा। क्लेम करना पड़ेगा, इसमें समझाने का कोई ज़्यादा औचित्य नहीं है, आपका टाइम खराब होगा और मेरा भी। आपूर्तिकर्ता द्वारा यदि किसी कार्यालय में बिल प्रस्तुत किया गया है तो वास्तविक भुगतान से पूर्व अग्रिम रसीद लगाना आवश्यक नहीं है। यानी कि इसका मतलब यह है कि कोई सप्लायर है, उसने किसी ऑफिस को माल की आपूर्ति करी, तो उसको अब क्या मिलेगा, पैसा। ठीक है, तो वो बिल प्रस्तुत करेगा कार्यालय के अंदर, ताकि उसके बिल के बाद में उसको चेक मिल जाए और वो चेक से अपना पैसा बैंक में जाके आहरित कर ले। तो आपूर्तिकर्ता द्वारा यदि किसी कार्यालय में बिल प्रस्तुत किया गया है तो वास्तविक भुगतान से पूर्व अग्रिम रसीद लगाना आवश्यक नहीं है। ये भी क्लेम वाली चीज़ है। अब इसमें जो दे रखा है ना, वही आपको क्लेम करना पड़ेगा। चौरासी सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 2 में बात की गई है बिल प्रेषण पंजिका, यानी कि वो पंजिका जिसमें प्रेषण का मतलब होता है भेजा जाना, और क्या, बिल, यानी कि भेजे गए जो बिल होते हैं उनकी क्या होती है, पंजिका, जिसको बोलते हैं बिल प्रेषण पंजिका। तो इसमें बता रखा कि बिल प्रेषण पंजिका, यानी कि इसका संधारण कौन करेगा और इसके बाद में इसकी जांच कौन करेगा। तो ये इसके बारे में कुछ चीज़ें बता रखी है। अगर संधारण की बात की जाए तो बिल प्रेषण जो पंजिका होती है, इसका संधारण कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा GA 24 में। ठीक है, जो फॉर्म नंबर 59A होता है उसके अंदर बिल प्रेषण पंजिका का संधारण किया जाएगा। सभी बिल इस पंजिका के माध्यम से कोषागार में प्रस्तुत किए जाएंगे। और रही बात जाँच की, तो जो राजपत्रित अधिकारी होता है उसके द्वारा जाँच की जाएगी 2 सप्ताह में 1 बार। ठीक है, बिल प्रेषण पंजिका ई सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम के बिलों तथा वित्त विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली अप्रूव्ड स्कीम के लिए नहीं बनाई जाएगी। दूसरा पॉइंट है इसमें, कोषागार में प्रस्तुत किए गए बिल का चेक प्राप्त होने पर डीडीओ द्वारा बिल प्रेषण पंजिका के विशेष विवरण के कॉलम में चेक संख्या तथा दिनांक अंकित की जाएगी। यानी कि इसका मतलब यह है कि मान लो डीडीओ ने किसी को बिल दिया और बिल के बदले उस एम्प्लॉय को क्या मिल गया, चेक। तो चेक के ऊपर चेक नंबर होते हैं और दिनांक वगैरह होती है जब वो पैसा बैंक से निकलवाता है। तो वो क्या करेगा, जो डीडीओ होता है ना, वो इसका रिकॉर्ड रखेगा। यानी कि कोषागार में प्रस्तुत किए गए बिल का चेक प्राप्त होने पर डीडीओ द्वारा, किसके द्वारा, डीडीओ द्वारा बिल प्रेषण पंजिका का एक कॉलम रहेगा जिसको बोलते हैं विशेष विवरण। तो इसके अंदर चेक संख्या लिखी जाएगी और दिनांक भी अंकित की जाएगी। कोषागार द्वारा पारित चेकों को भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक में प्रस्तुत करने से पहले उनकी संख्या तथा दिनांक नकद भुगतान की निगरानी पंजिका में दर्ज की जाए। यानी कि इसमें बात की गई है, जैसे मान लो कोई चेक है, वो पारित हो गया कहाँ से, कोषागार से। कोषागार से पारित होने के बाद में बैंक से अब उसका पैसा निकलवाने जाएंगे। ठीक है, तो बैंक में प्रस्तुत करने से पहले कोषागार क्या करेगा कि उनकी संख्या, यानी कि चेक की संख्या और दिनांक,
ये एक पंजिका के अंदर दर्ज की जाएगी। और वो पंजिका क्या कौन सी होती है? नगद भुगतान की निगरानी पंजिका। क्या नाम है? नगद भुगतान की निगरानी पंजिका होती है। उसके अंदर दर्ज किया जाएगा सारा रिकॉर्ड। और GA 25 में इसका संधारण किया जाता है। किसका? नगद भुगतान की जो निगरानी पंजिका होती है, इसका संधारण किस में किया जाता है? GA 25 में। नियम संख्या 84/4 इसमें बता रखा है, जब किसी गैर सरकारी व्यक्ति द्वारा, यहाँ पर गैर सरकारी व्यक्ति की बात की गई है, जब किसी गैर सरकारी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के लिए दावा प्रस्तुत किया जाता है तो उसके दावे को प्रस्तुत किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? HOD या जिसके आदेश से वह कार्य करता है, इनके माध्यम से दावा प्रस्तुत किया जाएगा। मान लो कोई गैर सरकारी व्यक्ति है जो सरकारी कार्मिक नहीं है, उसने किसी ऑफिस के अंदर मान लो कोई काम किया, अब उसको चाहिए पैसा, वो क्लेम करेगा, दावा प्रस्तुत करेगा विभाग के अंदर, उस ऑफिस के अंदर। तो उसके दावे को प्रस्तुत कैसे किया जाएगा उसके बारे में बता रखा है। इसमें बता रखा है कि HOD या तो विभाग अध्यक्ष या फिर जिसके आदेश से वह कार्य करता है, यानी कि जो गैर सरकारी होता है उसने किस व्यक्ति के आदेश पर काम किया है, या तो उसके आदेश पर या फिर जो HOD होता है उसके द्वारा, ठीक है, कार्य करता है, इसके माध्यम से, यानी कि जिसके आदेश से वह कार्य करता है या तो उसके माध्यम से या फिर जो विभाग अध्यक्ष होता है उसके माध्यम से दावा प्रस्तुत करेगा। नियम संख्या 84/5 इसमें बात की गई है कि स्थानीय निकाय, धार्मिक तथा अन्य गैर सरकारी संस्थाओं या व्यक्तियों को सहायता अनुदान के लिए बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे। किसको प्रस्तुत किए जाएंगे? उत्तरदायी जो कर्मचारी है उसके माध्यम से या फिर इसके द्वारा प्रति हस्ताक्षर करने के बाद। प्रति हस्ताक्षर के बाद कोषागार में बिल प्रस्तुत करने पर बिल प्रेषण पंजिका में दर्ज किया जाएगा। यानी कि इसका मतलब है कि सहायता अनुदान की अगर बात की जाए, मान लो गवर्नमेंट ने कोई भी धार्मिक संस्था है या फिर कोई गैर सरकारी संस्था है, कोई लोकल बॉडी स्थानीय निकाय है, तो उनको गवर्नमेंट ने क्या दिया? ग्रांट्स इन एड, यानी कि सहायता अनुदान। गवर्नमेंट ने उनको सहायता दे दी, अनुदान दे दिया मान लो सब्सिडी के रूप में, तो उनका भुगतान उनको चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो कैसे क्लेम करेंगे? उत्तरदायी कर्मचारी के माध्यम से। जो भी उत्तरदायी जो कर्मचारी इस काम को देखता है उसके माध्यम से दावा प्रस्तुत करेंगे। और इसके द्वारा प्रति हस्ताक्षर करने के बाद ये हस्ताक्षर कर देगा। प्रति हस्ताक्षर मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया कि प्रति हस्ताक्षर क्या होता है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा क्या किया जाएगा कि प्रति हस्ताक्षर के बाद कोषागार के अंदर, कहाँ पर? कोषागार के अंदर बिल प्रस्तुत करने पर बिल प्रेषण पंजिका में दर्ज किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इनको जो भुगतान हेतु दावा इनका प्रस्तुत किया जाएगा। नियम संख्या 85-84 तक हमने बात कर ली। इसमें बता रखा कि रसीदों के लिए टिकट या फिर स्टाम्प। अब देखो रसीदें जो होती है उन पर क्या लगता है? टिकट या फिर स्टाम्प। स्टाम्प को टिकट बोलते हैं। जैसे आपने कई बार आपने देखा होगा कि कई प्रकार की, जैसे मान लो कोई ज़मीन की रजिस्ट्री करवाता है तो उस पर क्या लगता है? स्टाम्प ड्यूटी, टिकट वगैरह लगते हैं। और आपने 1 रुपया 2 रुपया ऐसे कई सारे टिकट देखे होंगे। तो वो रसीदों के ऊपर टिकट लगते हैं। मान लो रसीदों के माध्यम से भुगतान प्राप्त किया जा रहा है या फिर भुगतान पेमेंट किया जा रहा है, तो उस पर क्या लगते हैं? टिकट लगते हैं। अब टिकट क्यों लगाते हैं? इसका औचित्य क्या है? क्योंकि इससे क्या है, गवर्नमेंट को इनकम होती है। जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगे गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। समझ रहे हो इस बात को? तो इसमें बता रखा कि रसीदों के लिए टिकट। अब 85/1 में क्या बता रखा? इसमें बता रखा कि 5,000 रुपये से अधिक, मैंने बोला 5,000 रुपये से अधिक, 5,000 रुपये से अधिक वाली रसीदों पर राजस्व टिकट लगाना अनिवार्य है। 5,000 रुपये से अधिक वाली कोई भी रसीद है, मान लो आप 5,000 रुपये से अधिक वाली रसीद का भुगतान कर रहे हो या फिर भुगतान ले रहे हो, तो उन पर राजस्व टिकट लगाना अनिवार्य है। और 5,000 रुपये से अधिक, यानी कि 5,000 भी हो ना तो उसके ऊपर टिकट नहीं लगेगा। 5,000 से अधिक, यहाँ पर से अधिक बोला। पिछली बार एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आए थे कि वहाँ पर ऑप्शन दे दिया 5,000, 5,000 से अधिक, 5,000 से कम, ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि 5,000 रुपये से अधिक वाली जो रसीदें होती है उन पर राजस्व टिकट लगाना अनिवार्य होता है। राजस्थान स्टाम्प एक्ट में निम्न को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है। ये आप पढ़ लेना। यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं, 8 पॉइंट दे रखे हैं। ये कौन कौन से हैं जिनको कि स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया, यानी कि इनके जो रसीदें होगी, जो इनका लेन देन होगा, जो भी अनुदान होगा, जो भी इनका बिल बनेगा, उसके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी यानी कि टिकट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोट, ये वाला नोट पढ़ लेते हैं। इसमें बता रखा है आपत्तियों यानी कि ऑब्जेक्शन से बचने के लिए TO यानी कि जो ट्रेजरी ऑफिस होता है, ऑफिसर होता है, जो कोषाधिकारी होता है, वो क्या करेगा? बिल तभी पारित करना चाहिए, यानी कि ट्रेजरी ऑफिसर यानी कि कोषाधिकारी को बिल तभी पारित करना चाहिए जब 5,000 से अधिक भुगतान के बिलों पर टिकट लगाकर रसीद दी गई हो। यानी कि टिकट होना चाहिए। कुल मिला के ये बात की गई। अगर टिकट नहीं होगा तो फिर ऑब्जेक्शन लगा देगा। कौन लगा देगा ऑब्जेक्शन?
ट्रेजरी ऑफिसर यानी कि कोषाधिकारी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा देगा और वो फिर भुगतान नहीं हो पाएगा। नियम संख्या 85 सब क्लोज 2, इसमें बताई गई 5,000 रुपये की उपरोक्त सीमा बिल की नेट अमाउंट पर लागू होगी, ग्रोस अमाउंट पर नहीं। अब देखिए नेट अमाउंट और ग्रोस अमाउंट क्या होता है कि जैसे मान लो आपको सैलरी मिलती है जूनियर अकाउंटेंट, अगर आप बन जाएंगे तो आपको मान लो 60,000 रुपये सैलरी मिलती है, तो उसमें से वो तो हो गई मान लो ग्रोस। अगर कटौती ना, उसमें से कटौती जो अमाउंट कई सारी अमाउंट होती है वो कटौती के रूप में जाती है, अगर उसको ना काटें तो वो तो हो गई ग्रोस। अब मान लो उसमें से आपको RGHS का पैसा कट गया, आपका स्टेट इंश्योरेंस का पैसा कट गया, इसके अलावा आपका NPS में पैसा कट गया, ठीक है, और GPF में पैसा कट गया, तो सारा पैसा जो कट रहा है उसको घटाने के बाद में जो आपके पास कैश इन हैंड यानी कि कैश एट बैंक, आपके बैंक में जो जितना पैसा आएगा उसको हम बोलते हैं नेट अमाउंट। और ये नेट अमाउंट की बात की ये 5,000 रुपये की जो लिमिट रहेगी यहाँ पर नेट अमाउंट की बात की गई है, ग्रोस अमाउंट की बात नहीं की गई है। यानी कि 5,000 रुपये की उपरोक्त जो सीमा है वो बिल की नेट अमाउंट पर लागू होगी, ग्रोस अमाउंट पर लागू नहीं होगी। 85 सब क्लोज 3, इसमें बता रखा कि कैश मेमो में नामित व्यक्ति से प्राप्त राशि की स्वीकृति अवश्य होनी चाहिए। इस दशा में भी 5,000 से अधिक राशि पर टिकट अनिवार्य होगा। अब हम बात करेंगे नियम संख्या 86 की, इसमें बता रखा कि उप कोषागार में भुगतान। देखो कोई भी चेक हो चाहे बिल हो वो सीधे ना उप कोषागार को नहीं भेजा जाएगा, पहले वो कोषाधिकारी को ही भेजा जाता है। उसके बाद में अगर वो पेमेंट उप कोषागार से होना है तो फिर कोषाधिकारी के माध्यम से उप कोषागार में वो बिल या फिर चेक जाएगा, तभी उप कोषागार उसको भुगतान करेगा उस आदमी को, ठीक है। तो इसमें बता रखा कि अब इसमें डायरेक्ट उप कोषागार को केवल तभी प्रस्तुत किया जाएगा जब वित्त विभाग ने इसके बारे में आदेश दे दिया हो। जैसे मैं बता रखा कि किसी बिल या चेक को सीधे उप कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा, कब किया जाएगा, जब इन नियमों में प्रावधान हो, या तो इस नियमों में प्रावधान कर रखा हो तब प्रस्तुत किया जाएगा सीधा, या फिर वित्त विभाग ने क्या दे दिया हो, आदेश दे दिया हो। नहीं तो पहले ये कोषाधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे, यानी कि कोषाधिकारी को ही पहले प्रस्तुत किए जाते हैं। अगर मान लो वित्त विभाग ने या फिर इन नियमों में कोई प्रावधान दे रखा हो या फिर वित्त विभाग ने आदेश दे रखा हो तो ही फिर सीधा ये क्या करेगा कि उप कोषागार में वो बिल या चेक जाएगा और उसके बदले में जो व्यक्ति है उसको पैसा मिल जाएगा। लेकिन वर्तमान में लगभग सभी उप कोषागार बिल हो चाहे चेक हो पारित करने हेतु अधिकृत गवर्नमेंट ने कर रखा है। अब कोई दिक्कत नहीं है, कोषाधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को पेमेंट उप कोषागार से होना है तो फिर वो सीधा उप कोषागार के अंदर ही जाएगा, कोषाधिकारी का उसके अंदर कोई रोल नहीं रहेगा। नियम संख्या 87, नियम संख्या 87 में बात की गई है बिल आदि की डुप्लीकेट और प्रतियां। जैसे मान लो कोई बिल है उसका भुगतान हो गया और वो बिल खो गया भुगतान होने के बाद में, अब किसी को चाहिए उसकी डुप्लीकेट कॉपी, यानी कि ओरिजिनल कॉपी तो खो गई और अब उसको चाहिए डुप्लीकेट कॉपी, तो डुप्लीकेट कॉपी उसको नहीं दी जाएगी, केवल एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो उस सर्टिफिकेट में लिख दिया जाएगा कि उक्त विशिष्ट दिन विशेष राशि उक्त व्यक्ति को दे दी गई थी, यानी कि किस दिन और कितनी राशि किस व्यक्ति को दी गई, केवल इस बात का उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, डुप्लीकेट कॉपी तो उसको नहीं दी जाएगी। और यदि मान लो ओरिजिनल बिल के साथ में अगर मान लो कई बार डुप्लीकेट कॉपी भी लगा दी जाती है तो उस दशा में तो फिर ये सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाएगा, जो प्रमाण पत्र होता है ना वो भी नहीं दिया जाएगा। देखिए इसमें बात की गई है कि भुगतान किए जा चुके बिलों या फिर अन्य दस्तावेजों की डुप्लीकेट प्रतियां इस आधार पर जारी नहीं की जाएगी कि मूल प्रतियां खो गई है, यानी कि मूल प्रति अगर खो जाए तो फिर डुप्लीकेट कॉपी नहीं दी जाएगी, केवल एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और सर्टिफिकेट में क्या होगा कि यदि इस बात की कोई आवश्यकता उत्पन्न होती है, मान लो फिर भी अगर कोई आवश्यकता उत्पन्न हो जाए तो डुप्लीकेट प्रति तो वैसे नहीं दी जाएगी, तो क्या दिया जाएगा, डुप्लीकेट प्रति के बजाय क्या दिया जाएगा, इस बात का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा कि उक्त विशिष्ट दिन विशेष राशि उक्त व्यक्ति को दे दी गई थी, केवल ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसको डुप्लीकेट कॉपी तो नहीं दी जाएगी। निम्न स्थिति में यह प्रावधान लागू नहीं होगा, यानी कि जहाँ पर ओरिजिनल बिल के साथ अगर डुप्लीकेट कॉपी भी लगा दी जाती है तो फिर उसको ये सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाएगा। नियम संख्या 88 में बात की गई है बिलों का खोना एवं डुप्लीकेट बिल प्रस्तुत करना। मान लो किसी डीडीओ ने किसी कर्मचारी को बिल दे दिया, बिल काट के ये दे दिया कि जाओ आपकी इतना आपका पैसा बनता है और आप ट्रेजरी के अंदर जाओ, कोषागार के अंदर जाओ और वहाँ से अपना पैसा ले लो। अब मान लो कि वो बिल खो जाए और वो डुप्लीकेट बिल के लिए वापस आ जाए वो एम्प्लॉय डीडीओ के पास में, तो फिर क्या होगा, तो इस दशा में क्या होगा कि जो डीडीओ होता है, इसमें बता रखा कि यदि डीडीओ द्वारा हस्ताक्षरित बिल उसके भुगतान से पूर्व ही खो जाए तो इस दशा में क्या होगा, तो डीडीओ डुप्लीकेट बिल तैयार करने से पहले निर्धारित प्रपत्र में कोषाधिकारी से भुगतान न किए जाने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा, यानी कि कोषाधिकारी से प्रमाण पत्र लेगा कि
आप भुगतान ना करें इस व्यक्ति को, क्योंकि इसका बिल खो गया और मैं यहाँ से डुप्लीकेट बिल इसको दे रहा हूँ। अगर आप इसको भुगतान कर दोगे तो फिर डुप्लीकेट बिल से भी दोबारा भुगतान ले लेगा, यानी कि इसको दो बार पेमेंट हो जाएगा और ये फ़ायदा उठा सकता है। तो आप इसको भुगतान ना करें, क्योंकि उसने बोल दिया उस एम्प्लॉय ने कि जो बिल था वो खो गया और आप डुप्लीकेट बिल दे दें। हो सकता है कभी कभी एम्प्लॉय जानबूझ के, मान लो उसने ओरिजिनल बिल था उसके बदले में पेमेंट ले लिया और उसने डीडीओ को बोल दिया कि ओरिजिनल बिल तो खो गया, अब आप डुप्लीकेट बिल दे दें। तो डुप्लीकेट बिल लेके वो ट्रेजरी के अंदर वापस चला जाए और वहाँ से फिर से पैसा ले ले। तो इस दशा में डीडीओ डुप्लीकेट बिल जारी करने से पहले कोषाधिकारी से भुगतान न किए जाने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। और यह प्रमाण पत्र प्रत्येक स्थिति में प्राप्त करना होगा, चाहे बिल कोषाधिकारी द्वारा पारित किया गया हो या नहीं। यानी कोषाधिकारी ने वो बिल पारित कर दिया हो चाहे नहीं किया हो, ये प्रमाण पत्र तो लेना ही पड़ेगा डीडीओ को कोषाधिकारी से। डुप्लीकेट बिल पर लाल स्याही से डुप्लीकेट शब्द लिखा जाएगा। इसके अलावा टीओ यानी कि जो ट्रेजरी ऑफिसर होता है, जो कोषाधिकारी होता है, अपने रिकॉर्ड से सत्यापन करके भुगतान नहीं करने का प्रमाण पत्र जारी करेगा। यानी कि अपने रिकॉर्ड में देखेगा कि इस बिल में जो बिल संख्या है उसका भुगतान हुआ या फिर नहीं हुआ। तो रिकॉर्ड में पहले वो देखेगा और उसका सत्यापन करने के बाद में फिर ये प्रमाण पत्र जारी करेगा। किसको? डीडीओ को जारी करेगा। ये वाला नियम आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको खुद पढ़ें। ये लगभग ऊपर वाला जो नियम है वो सेम जैसा ही है, आप इसको खुद तैयार करें। अब ये जो नियम संख्या 89 है, इसको मैं पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे मान लो ये जो नियम है ना 89, इसके संबंध में बात करूँगा। मैं पहले आपको उदाहरण से समझाऊंगा ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए, क्योंकि थोड़ा टीडियस नियम है। जैसे मान लो कोई ऑफिस है PWD यानी कि PHD ऑफिस, मान लो कोई PHD ऑफिस है। अब इसमें किसी फर्म ने मान लो दावा प्रस्तुत किया किसी बिल के माध्यम से कोई भुगतान लेना चाहती है, तो यहाँ का डीडीओ क्या करेगा कि इस बिल का भुगतान कर देगा। और वो बिल और जो रसीद होती है उसका भुगतान होने के बाद में उसके ऊपर पेड एंड कैंसिल्ड की मुहर लग जाएगी, क्योंकि डीडीओ ने उसको पेमेंट कर दिया फर्म को। तो उसके बाद में पेड एंड कैंसिल्ड की मुहर लग जाएगी। तो जो भी बिल और जो रसीद होता है उस पर पेड एंड कैंसिल्ड की मुहर लगती है, वो क्या बन जाता है? वाउचर बन जाता है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इसमें तीन चीज़ें हैं, एक तो होता है बिल, एक होती है रसीद और एक होता है वाउचर। अब तीनों में डिफरेंस है। बिल में तो क्या होता है कि केवल अमाउंट लिखी होती है मोटी मोटी, जो भाई वर्तमान में जो इसकी पूरी टोटल कितनी अमाउंट है किसी काम की। और रसीद में क्या होता है कि उस अमाउंट के पूरी डिटेल रहती है कि कितना पैसा किस चीज़ का है, कितना पैसा किस चीज़ का, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में उसकी पूरी डिटेल रहती है रसीद के अंदर। और बिल में क्या होता है कि उसकी पूरी टोटल अमाउंट रहती है। और वाउचर में, वाउचर क्या होता है कि बिल और रसीद के ऊपर पेड एंड कैंसिल्ड की मुहर लगती है, क्या बन जाता है? वो वाउचर। तो वाउचर कोई अलग से चीज़ नहीं होती। तो जैसे मान लो कोई फर्म है, अब उस फर्म ने PHD ऑफिस में कोई काम किया होगा मान लो उसने, तो अब उसको अपना वो क्लेम करेगा, पैसा चाहिए उसको, पैसा उठाएगा तो वो बिल प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो वो फर्म PHD ऑफिस में अपना बिल या फिर रसीद प्रस्तुत करेगी, उसके बाद में उसको मिलेगा भुगतान। अब मान लो कि ये जो PHD ऑफिस है, इसके अंदर मान लो कहीं से AG ऑफिस वाले यानी कि जो महालेखाकार ऑफिस होता है वहाँ से आ गई ऑडिट, यानी कि AG ऑफिस से ऑडिट करने वाले आ गए PHD ऑफिस में। और इन्होंने कहा कि आपने इस फर्म को इतने रुपए का भुगतान बता रखा है, लेकिन इसका बिल बताओ, यानी कि वो इसका वाउचर बताओ। यानी कि वाउचर तो रखते हैं, ऑफिस वाले रखते हैं। वाउचर वही होता है, बिल और रसीद के ऊपर पेड एंड कैंसिल्ड की मुहर लगा दी जाती है कि इसका भुगतान हो गया, और उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया जाता है जिसके ऊपर लिखा होता है पेड एंड कैंसिल्ड, यानी कि पेड का मतलब होता है भुगतान हो चुका है। तो ये AG वाले आगे कि आपने 50,000 रुपये का इस फर्म को भुगतान तो कर दिया, लेकिन किस काम के लिए किया और कब किया उसका बिल दिखाओ। बिल भी नहीं है, रसीद भी नहीं है और वाउचर भी नहीं है। तो फिर इस दशा में क्या ट्रीटमेंट रहेगा, क्या इलाज रहेगा? तो इस दशा में क्या होगा कि जो डीडीओ होता है वो लिख के दे देगा, एक प्रमाण पत्र बना के देगा जिसमें लिख दिया जाएगा हमने इस फर्म को इतनी राशि को इस काम के लिए इतना रुपया भुगतान किया। ठीक है, तो इस नियम में इसी चीज़ के ऊपर बात की गई है कि वाउचर के स्थान पर प्रमाण पत्र या प्राप्तकर्ता की रसीद भुगतान प्रमाण पत्र काम करेगा, यानी कि भुगतान प्रमाण पत्र बनाएगा कौन? डीडीओ। यदि बिल रसीद आदि के खो जाने के कारण भुगतान के लिए अथवा भुगतान के समर्थन में वाउचर भी प्रस्तुत करना संभव नहीं हो तो डीडीओ के द्वारा हस्ताक्षर किया गया भुगतान प्रमाण पत्र कार्यालय में रखा जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर यह प्रमाण पत्र AG को भी भेजा जाएगा। AG मतलब यानी अकाउंटेंट जनरल, महालेखाकार, उसके पास भी भेजा जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाई। नियम संख्या 89 सब क्लॉज 2 की बात की जाए तो इसमें बता रखा कि यदि राशि बहुत कम होने के कारण प्राप्तकर्ता के निरीक्षण होने के कारण वाउचर प्राप्त करना संभव नहीं हो तो नियम 89 सब क्लॉज 1 के अनुसार प्रक्रिया को भुगतान के समर्थन में वाउचर की तरह माना जाएगा। यानी कि इसके अंदर भी इसी बात का जिक्र किया गया है कि मान लो कोई राशि बहुत कम है जिसके अंदर जो प्राप्त करता है उसने बिल भी नहीं दिया और उसको डायरेक्ट ऐसे भुगतान कर दिया, तो बिल के बिना तो वाउचर बनता नहीं है। तो इस दशा में भी क्या होगा
कि भुगतान के समर्थन में वाउचर की तरह माना जाएगा। उस चीज़ को जो भुगतान का प्रमाण पत्र होता है उसको भी वाउचर की तरह, क्योंकि इस दिशा में भी जो डीडी होता है वो भुगतान का प्रमाण पत्र देगा। जो ऑडिट टीम आएगी उसको लिख के दे देगा कि हमने इस आदमी को 500 रुपये का भुगतान किया इस काम के लिए। तो इस दिशा में भी ये वाला जो 89 सब क्लॉज 1 है उसके अनुसार ये 89 सब क्लॉज 2 वाला नियम काम कर जाएगा। और जो ये लघु आकस्मिक जो प्रभार होते हैं, यानी कि जो प्रभार मतलब चार्जेज, आकस्मिक कंटीजेंसी लघु यानी स्मॉल। अब ये लघु आकस्मिक जो प्रभार होते हैं इनका भुगतान प्रपत्र भी बनेगा, लेकिन GA 107 में बनेगा। ये क्लेम वाली चीज़ है, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को भी क्लेम करके चलना। 89 सब क्लॉज 4 की बात कर लेते हैं। वाउचर की प्रमाणित प्रतिलिपि, जो वाउचर होता है उसकी सर्टिफाइड कॉपी यानी कि प्रमाणित प्रतिलिपि DDO के द्वारा अपने कार्यालय में रखी जाएगी। और जो प्राप्तकर्ता होता है, जो भुगतान का प्राप्तकर्ता होता है, वो क्या करेगा कि प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर की ज़रूरत नहीं होगी। जो ये प्रमाणित प्रतिलिपि होती है वाउचर की, इसके ऊपर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर की ज़रूरत नहीं है। और भुगतान प्राप्ति की रसीद, भुगतान प्राप्ति की स्वीकृत की गई डुप्लीकेट कॉपी भी देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि इस नियम में बताया गया है कि जो वाउचर होता है उसकी जो प्रमाणित प्रतिलिपि होती है उस दिशा में DDO द्वारा क्या किया जाएगा और प्राप्तकर्ता द्वारा क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, उसके बारे में नियम 89 सब क्लॉज 4 में बात की गई है। अब नियम संख्या 90 की हम बात करेंगे, जिसमें बता रखा कि समयातीत क्लेम या फिर अवधि पार दावे। देखो नियम संख्या 90, इसमें समयातीत क्लेम या फिर अवधि पार दावे की बात की गई है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि जैसे मान लो अभी वर्तमान में महंगाई राहत शिविर चल रहे हैं राजस्थान सरकार के अंदर, जो उसमें जो गैस सिलेंडर में जो सब्सिडी मिलती है, मान लो 610 रुपये मिलती है, 1100 प्लस रुपये जमा होता है, उसमें से 610 रुपये तो सब्सिडी मिल जाती है। अब गवर्नमेंट ने मान लो ये कह दिया कि 1 सितंबर से आपको पैसा मिलेगा ये सब्सिडी का 610 रुपया, और आपको 2 वर्ष के भीतर, यानी कि आपको 2 वर्ष के भीतर इस पैसे को लेना है। अब मान लो किसी ने क्लेम ही नहीं किया, दावा ही नहीं किया कि मुझे पैसा चाहिए, तो फिर वो पैसा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की बात की गई है नियम संख्या 90 के अंदर कि समयातीत क्लेम या अवधि पार दावे वो दावे होते हैं जिनकी गवर्नमेंट ने टाइम फिक्स कर रखा है कि इस अवधि के भीतर आपको ये क्लेम करना ही पड़ेगा, ये दावा प्रस्तुत करना ही पड़ेगा, तभी आपको भुगतान मिलेगा, नहीं तो आपको भुगतान नहीं मिलेगा। फिर भी अगर मान लो कोई दावा अवधि पार हो जाता है तो फिर बाद में क्या होता है कि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होती है, उसके बाद में वो दावा प्रस्तुत किया जाएगा, तब जाके उसको भुगतान मिलेगा। तो इसमें बता रखा कि निम्न दावे देय होने की तिथि से, यानी कि ड्यू होने की डेट से 2 वर्ष की अवधि में, मैंने क्या बोला, 2 वर्ष की अवधि के भीतर आवश्यक रूप से कोषागार में प्रस्तुत कर दिए जाने चाहिए। कौन कौन से दावे? ये वाले दावे। यदि ये दावे 2 वर्ष की अवधि में प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो ये दावे समयातीत दावे या फिर अवधि पार दावे माना जाएगा। पिछली बार ये वाला क्वेश्चन आया था। इन दावों के अवधि पार हो जाने पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। यानी कि ये अवधि पार अगर हो गए, मान लो 2 वर्ष का समय बीत गया, देय होने की तिथि से 2 वर्ष के भीतर इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया दावा, तो फिर एक उपचार रहेगा, फिर अगर दावा करना है तो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति चाहिए फिर उसके लिए, और ये वाला नियम निम्न पर लागू नहीं होगा। यानी कि ये 2 वर्ष की अवधि के बाद में भी दावा इनका प्रस्तुत किया जा सकता है। नियम संख्या 90 सब क्लॉज 2। नियम संख्या 90 सब क्लॉज 2, इसमें बात की गई है कि सभी दावे देय होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि में भुगतान हेतु प्रस्तुत कर दिए जाएं। इनको सुनिश्चित कौन करेगा? हेड ऑफ ऑफिस यानी कार्यालयाध्यक्ष। यानी कार्यालयाध्यक्ष ये देखता रहेगा कि वो कौन कौन से दावे हैं जो 2 वर्ष की अवधि में अवश्य भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाने चाहिए, तो वो उनकी निगरानी रखेगा। नोट लगा के इसमें बता रखा कि 2000 रुपये या इससे कम राशि, 2000 या फिर इससे कम राशि के जो दावे होते हैं वो 3 वर्ष की अवधि में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यानी कि 2000 रुपये से अधिक राशि के जो दावे होते हैं वो 2 वर्ष की अवधि में प्रस्तुत करने होंगे, और 2000 रुपये या फिर इससे कम, 2000 रुपये और इससे कम राशि के जो दावे होते हैं वो 3 वर्ष की अवधि में उनको क्लेम किया जा सकता है। लेकिन 2000 से अधिक, मैंने क्या बोला, 2000 से अधिक मैंने शब्द बोला, 2000 से अधिक राशि के जो दावे हैं वो 2 वर्ष की अवधि में प्रस्तुत करने होंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और 2000 या फिर उससे कम राशि के जो दावे होते हैं वो 3 वर्ष की अवधि तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त लागू होगी, 3 वर्ष की अवधि में प्रस्तुत किए जा सकते हैं 2000 रुपये या फिर इससे कम राशि के दावे। लेकिन इसमें एक शर्त लागू होगी। शर्त क्या लागू होगी? जैसे मान लो कोई दावा है 5000 का, अब उसको पता है कि 2000 रुपये से अधिक है, तो इसको 2 वर्ष के अंदर इसको तो क्लेम करना पड़ेगा, दावा प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब कोई दिमागदारी वो सोचे कि नहीं, इसको ऐसा कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, इसको विभाजित कर लेते हैं, 3 वर्ष में अपने को प्रस्तुत करना है, तो वो मान लो 2000 का एक बिल अलग से बना दे, 2000 का फिर एक बिल अलग से बना दे, और 1000 का फिर से एक अलग बिल बना दे, तो ये अमाउंट क्या हो गई? 2000 रुपये या इससे कम।
तो फिर वो क्या करेगा कि 3 वर्ष के चक्कर में, यानी कि 3 वर्ष के भीतर भीतर प्रस्तुत करने के लिए वो इस प्रकार विभाजित कोशिश करेगा। तो इसमें ये बताया गया है कि एक ही समय के दावे को इस क्षेत्राधिकार में शामिल करने हेतु विभाजित नहीं किया जाएगा। 90 सब क्लॉज 3 इसमें बताएगा कि 3 वर्ष से अधिक पुराने 100 रुपये तक के लघु दावे तुरंत अस्वीकार कर दिए जाएंगे, देरी का पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो। यदि देरी का उन्होंने पर्याप्त स्पष्टीकरण दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि उन्होंने पर्याप्त कारण नहीं बताया कि देरी क्यों हुई, तो फिर वो क्या किए जाएंगे, जो लघु दावे होते हैं 100 रुपये तक के, क्या बोला, 100 रुपये तक के जो लघु दावे होते हैं वो तुरंत अस्वीकार कर दिए जाएंगे। किस दिशा में, जब 3 वर्ष से मामला अधिक पुराना हो गया हो। ये 90 सब क्लॉज 3 में बात की गई है। जैसा कि हमने नियम संख्या 90 में पढ़ा कि कुछ दावे ऐसे होते हैं जिनको 2 वर्ष के भीतर उनको प्रस्तुत करना होता है, और कुछ दावे ऐसे होते हैं जिनको 3 वर्ष के भीतर प्रस्तुत करना होता है। अब मान लो ये 2 वर्ष की अवधि और 3 वर्ष की अवधि पूरी हो जाए, उसके बाद में भी अगर दावा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, किसी की तरफ से क्लेम नहीं किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं समयातीत दावे, यानी कि टाइम बेयर्ड क्लेम्स। यानी कि उनका समय पूरा हो गया, अब उनका भुगतान नहीं किया जा सकता। लेकिन अब इसका भुगतान कैसे किया जाएगा, लेकिन एक ही शर्त पर किया जा सकता है, अगर सक्षम अधिकारी, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी सक्षम प्राधिकारी, अगर उसने स्वीकृति दे दी, वो सहमत हो जाए कि हाँ इसकी मतलब विलंब होने का रीज़न वास्तव में बिल्कुल सही है, और वो बाद में इसको वेरीफाई कर दे कि वास्तव में देरी हुई है और इसके वाजिब कारण है, इस वजह से 2 वर्ष की अवधि और 3 वर्ष की अवधि पूरी हो गई, तो वो बाद में परमिशन दे देगा कि ठीक है, ये टाइम बार्ड जो क्लेम है आपका, जो समयातीत दावा है, ये अब आप इसको अब भी प्रस्तुत कर सकते हो, लेकिन ये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद। तो इसमें यही दे रखा है नियम संख्या 91 में। इसमें क्या होता है कि पूर्व जांच की जाती है कि कोई भी समयातीत दावा है तो उसकी पूर्व में जांच की जाती है। अगर मान लो कोई क्लेम आया आपके पास, तो वो टाइम बेयर्ड है, यानी कि समयातीत दावा है, तो उसकी जांच की जाएगी वास्तव में समयातीत भी है या नहीं, कितनी अमाउंट का है, किसका बिल है, इसके बारे में जो जांच की जाती है उसको हम बोलते हैं प्री चेक, यानी कि पूर्व जांच, यानी कि भुगतान करने से पहले जो जांच की जाती है उसको हम बोलते हैं पूर्व जांच। तो सभी समयातीत दावों की पूर्व जांच के बाद ही स्वीकृति एवं भुगतान किया जाएगा, यानी कि जो समयातीत दावे होते हैं उनकी जो स्वीकृति और भुगतान कब किया जाएगा, पूर्व जांच के बाद, ठीक है। और पूर्व जांच किसके द्वारा की जाएगी, यानी कि हेड ऑफ ऑफिस कार्यालयाध्यक्ष द्वारा, या फिर प्रादेशिक अधिकारी यानी कि रीजनल ऑफिस द्वारा, या फिर एचओडी यानी कि विभागाध्यक्ष द्वारा। तो इसमें 2 ही चीज़ें दे रखी है कि सभी समयातीत दावों की पूर्व जांच के बाद ही स्वीकृति एवं भुगतान किया जाएगा, यानी कि स्वीकृति एवं भुगतान तो किया जा सकता है टाइम बेयर्ड क्लेम्स का, लेकिन कब, पूर्व जांच के बाद। और पूर्व जांच किसके द्वारा की जाएगी, ये 3 जो मैंने बता रखे हैं अधिकारी, इनके द्वारा पूर्व जांच की जा सकती है। अब पूर्व जांच के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, ये इसमें देखो, हेड ऑफ ऑफिस जो कार्यालयाध्यक्ष होता है वो तो इस बात का प्रमाण पत्र देगा कि मैंने अभी तक भुगतान नहीं किया, और जो क्लेम करता जो पार्टी होती है वो ये प्रमाण पत्र देगी कि मैंने ये पेमेंट नहीं लिया। और उसके बाद में इसके अलावा इससे जो पार्टी होती है जिसने क्लेम प्रस्तुत किया है उससे इस बात का भी सर्टिफिकेट लिया जाएगा, उसे एक बॉन्ड ले लिया जाएगा, बंध पत्र ले लिया जाएगा, जिसमें अगर मान लो उसको दोबारा भुगतान हो जाए या फिर ज़्यादा भुगतान हो जाए क्लेम का, तो फिर उससे पैसा रिफंड हो जाएगा, उससे पैसा ले लिया जाएगा, जो बॉन्ड भरवाते हैं ना, उसी प्रकार। तो नियम संख्या 92 में यही बात की गई है कि पूर्व जांच के लिए आवश्यकताएं क्या क्या होती है, 1, 2, 3। इसमें हेड ऑफ ऑफिस प्रमाण पत्र देगा, इसमें जो दावा करता होता है वो प्रमाण पत्र देगा, और इसमें बॉन्ड की बात की गई है। नियम संख्या 93 इसमें बात की गई है कि पूर्व जांच के लिए समय सीमा की गणना। समय सीमा की गणना किस प्रकार की जाएगी, तो पूर्व जांच कब किया जाएगा, जब कोई टाइम बेयर्ड क्लेम होगा, और टाइम बेयर्ड क्लेम कब होगा, जब 2 वर्ष की अवधि या फिर 3 वर्ष की अवधि उसकी पूरी हो गई हो, तो उसको बोलते हैं पूर्व जांच के लिए समय सीमा की गणना। तो नियम 90 के अनुसार, अब नियम 90 में क्या दे रखा है, 2 और 3। तो नियम 90 के अनुसार जो समय सीमा, नियम 90 के अनुसार समय सीमा भुगतान देय होने की तिथि से इस प्रकार की जाएगी। समय सीमा भुगतान देय होने की तिथि से इस प्रकार की जाएगी, नहीं कि जो समय सीमा होती है उसकी गणना किस प्रकार की जाएगी उसके बारे में बता रखा है। यानी कि नियम 93 सब क्लॉज 1 है, इसमें यह बता रखा है कि पूर्व जांच के लिए समय सीमा की गणना किस प्रकार की जाएगी। यानी कि ये वाले जो आइटम है, ये वाले जो मदे हैं, इनकी समय सीमा की गणना की जाएगी इनकी स्वीकृति की तिथि से। और जो आकस्मिक दावे होते हैं इनकी समय सीमा की गणना कैसे की जाएगी, प्रस्तुत किए जाने के माह से अगले माह की पहली तारीख से, जिस महीने में प्रस्तुत किया उसके अगले वाला जो महीना आएगा उसकी पहली तारीख से इनकी समय सीमा की गणना की जाएगी। और समय सीमा जो नियम संख्या 90 में दे रखी है कितनी, 2 वर्ष और 3 वर्ष। तो ये 2 वर्ष और 3 वर्ष के भीतर अगर किसी क्लेम को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वो टाइम बेयर्ड क्लेम यानी कि समयातीत दावा कहलाएगा। तो पूर्व जांच के लिए समय सीमा की गणना इस प्रकार की जाएगी।
नियम 93 इसमें बता रखा है, यदि दावे को तय सीमा में कोषागार में प्रस्तुत करने के बाद कोषागार द्वारा ऑब्जेक्शन लगाने के कारण भुगतान में विलंब होने की स्थिति में क्या किया जाएगा, टीओ भुगतान के लिए मना नहीं करेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यदि दावे को तय सीमा में यानी कि 2 वर्ष की अवधि और जो 3 वर्ष की जो अवधि होती है उसके भीतर यदि कोषागार में प्रस्तुत करने के बाद कोषागार द्वारा ऑब्जेक्शन लगाने यानी कि 2 वर्ष की अवधि और वो 3 वर्ष की अवधि होती है उसके बाद में आपको दावा प्रस्तुत कर रहे हो तो कोषागार द्वारा ऑब्जेक्शन लगाने के कारण भुगतान में विलंब होने की स्थिति में टीओ भुगतान के लिए मना नहीं करेगा। यानी कि इसका मतलब यह है कि कोई दावा है वो 2 वर्ष और जो 3 वर्ष की जो समयावधि होती है ना उससे पहले ही कोषागार में प्रस्तुत कर दिया, लेकिन उसके जो क्लेम होता है उसके ऊपर लग गया मान लो ऑब्जेक्शन, और ऑब्जेक्शन लगने के बाद में मान लो उसको 5 साल हो गए 10 साल हो गए उसका भी भुगतान नहीं हुआ, भुगतान में क्या हो गया विलंब, तो बाद में टीओ उसको मना नहीं करेगा भुगतान के लिए कि आपका तो जो दावा होता है वो 2 वर्ष और 3 वर्ष की अवधि को पार कर गया, वो मना नहीं कर सकता अगर ऑब्जेक्शन लगा तो, क्योंकि ऑब्जेक्शन टीओ ने लगाया उसकी क्या गलती, उसने तो दावा यहाँ पर तो दावे को प्रस्तुत करने की बात की गई है, दावा प्रस्तुत होना चाहिए 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष की अवधि के भीतर आपको दावा प्रस्तुत करना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा कि ये मेरा पैसा इतना है, बाद में फिर ऑब्जेक्शन लगे डिले हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नियम संख्या 94 इसमें बता रखा कि परिसीमा अधिनियम 1963 के अधीन अवधि पार दावे, तो इस प्रकार के दावे सामान्यतः स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परिसीमा अधिनियम जो बना हुआ है 1963 का उसके अधीन जो अवधि पार जो दावे होते हैं उनको तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब ऐसे दावों का भुगतान किस हालत में किया जाएगा, किस स्थिति में किया जा सकता है, वैसे पहली बात तो स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मान लो अगर कोई सक्षम अधिकारी है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसने क्या दे दी पूर्वानुमति, तो पूर्वानुमति देने के बाद में ऐसे दावों का भुगतान किया जा सकता है। नियम 95 की बात करें तो इसमें बता रखा है कि चेक आहरण के लिए प्राधिकारी यानी कि चेक का पैसा आहरित करने के लिए बैंक से चेक का पैसा आहरित करने के लिए जो प्राधिकारी होगा उसके बारे में बताया गया है कि इन नियमों में उल्लेखित के अलावा यानी कि इस नियमों में जिसका भी उल्लेख किया गया है मान लो इस नियमों के अंदर कि ये अधिकारी या फिर कर्मचारी चेक का आहरण कर सकते हैं यानी कि चेक का पैसा बैंक से ले सकते हैं, तो वो तो सक्षम ही है। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि चेक आहरण के लिए प्राधिकारी कौन कौन रहेंगे, तो इस नियम में उल्लेखित जो है वो तो है ही है, वो तो चेक का आहरण कर ही सकते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति, इसके अलावा जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट या फिर एजी, इनके विशेष आदेश से अगर किसी को इन्होंने अगर सक्षम बना रखा है तो वो ही क्या करेगा चेक आहरण के लिए योग्य होगा। यानी कि इस नियमों में जिसका उल्लेख किया गया वो तो है चेक का आहरण करने के लिए, लेकिन यदि सरकार या फिर गवर्नमेंट ये एजी जो होता है महालेखाकार उसने किसी व्यक्ति को ऐसी विशेष आदेश के द्वारा उसको अगर योग्य मान रखा है यानी कि उसको आदेश दे दिया तो फिर वो भी चेक आहरण चेक की राशि जो होती है उसको आहरित कर सकता है। नियम संख्या 96 में बात की गई है कोषागार द्वारा चेक बुक उपलब्ध कराना। अब चेक बुक उपलब्ध तो करवाई जाएगी लेकिन किसके द्वारा, कोषागार के द्वारा। किसको उपलब्ध कराई जाएगी, डीडीओ को। कोषाधिकारी यानी कि जो ट्रेजरी ऑफिसर होता है वो जो कोषागार के अंदर सबसे हायर अथॉरिटी होती है, तो कोषाधिकारी चेक बुक तभी देगा, कब देगा, जब चेक बुक के अंत में दिए गए मुद्रित मांग पत्र पर डीडीओ के हस्ताक्षर हो। यानी कि जो चेक बुक के अंत में जो प्रिंटेड जो डिमांड जो लेटर होता है उसमें डीडीओ ने हस्ताक्षर कर रखा है तो ही उसको फिर चेक बुक देगा कोषाधिकारी। नियम 97 इसमें बता रखा है कि प्रत्येक बैंक या कोषागार के लिए अलग अलग चेकबुक होगी। सीधी सी बात है, जितने बैंक उतनी चेकबुक, ठीक है। तो प्रत्येक बैंक या उपकोषागार के लिए अलग से चेकबुक प्रयोग में ली जाएगी। मैंने कहा जितने बैंक उतनी चेकबुक, और किसी बैंक या उपकोषागार के चेकबुक के चेक अन्य बैंक या उपकोषागार के लिए प्रयोग नहीं लिए जाएंगे। यानी कि जिसकी चेकबुक उसी के काम आएगी, दूसरे बैंक की चेकबुक दूसरे बैंक में काम नहीं आएगी। डीडीओ को समय समय पर जारी की गई चेकबुक्स तथा उसमें शामिल चेकों की संख्या की सूचना टीओ द्वारा यानी कि जो ट्रेजरी ऑफिसर होता है, कोषाधिकारी होता है, उसके द्वारा किसको दी जाएगी, संबंधित बैंक को दी जाएगी, और जो सब ट्रेजरी ऑफिस होता है उपकोषाधिकारी उसको भी दी जाएगी। तो ये सूचना टीओ द्वारा दी जाएगी। क्या सूचना दी जाएगी कि टीओ ने जो डीडीओ होता है उसको समय समय पर जो जारी की गई चेक बुक्स होते हैं और उसमें शामिल मतलब उसने कितनी चेक बुक्स कितनी दी और उसमें शामिल जो भी चेक है उनकी संख्या कितनी है, तो ये सारी सूचना टीओ द्वारा दी जाएगी बैंक और सब ट्रेजरी ऑफिस को। यानी कि जो सब ट्रेजरी ऑफिसर होता है उपकोषाधिकारी उसको ये सूचना दी जाएगी। नियम 98 इसमें दे रखा कि बैंक या उपकोषागार को सूचना, यानी कि डीडीओ अपने संबंधित बैंक या उपकोषागार को जहां वह चेकों को आहरित करता है को निम्न सूचना दी जाएगी। क्या क्या सूचना दी जाएगी, एक तो ये वाली सूचना, एक ये वाली सूचना, ठीक है। तो डीडीओ अपने संबंधित बैंक यानी कि जो डीडीओ होता है जिस बैंक के साथ उसका लिंकेज है, यानी कि उसके जो सैलरी बिल वगैरह जिस बैंक में जाते हैं, तो वो क्या करेगा कि बैंक को जहाँ पर वो चेकों को आहरित करता है, जिस बैंक से उस ऑफिस के जो चेक होते हैं उनका आहरण किया जाता है,
तो उस ऑफिस का जो डीडीओ होता है ये वाली सूचना किसको देगा, बैंक या फिर उपकोषागार को। चेकबुक की जांच डीडीओ द्वारा की जाएगी और प्रत्येक चेकबुक पर पृष्ठ गिनकर उसके ऊपरी पृष्ठ पर संख्या का अंकन कर दिया जाएगा। नियम संख्या 100 की बात कर रहे हैं। इसमें चेकबुक की अभिरक्षा कैसे की जाएगी, डीडीओ द्वारा ताले में रखा जाएगा और यदि कार्यमुक्त होने पर कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को सौंपे गए चेकों की संख्या की रसीद प्राप्त करेगा। यानी कि जो कार्यमुक्त हो रहा है, जो डीडीओ, जैसे मान लो ये वाला कार्यमुक्त हो रहा है और ये नया आ गया, तो इसको कितने चेक दिए उसकी रसीद अपने पास रखेगा ताकि उसमें बाद में कोई दिक्कत ना आए। इसके पास सबूत रहेगा कि मैंने इस नए वाले अधिकारी को मैंने इतने चेक सौंपे थे, तो उसकी रसीद ये अपने पास रखेगा। उसमें मान लो 100 चेक है तो 100 वो जो रसीद होगी 100 चेकों की, तो वही इसके पास रहेगी ताकि बाद में दिक्कत ना आए। तो ये सिंपल से नियम है। थोड़ी टर्मिनोलॉजी भी इसकी थोड़ी अजीबोगरीब है, बड़ी वाहियात है। और मैं बता रहा हूँ आपको फिर से कि वर्तमान में ये मैक्सिमम जो नियम होते हैं ये इररिलेवेंस हो चुके हैं, इनकी कोई भी वर्तमान में कोई महत्वता नहीं है। आजकल सारा काम ईसीएस के माध्यम से होता है। तो ये प्रैक्टिकली हमारे द्वारा तो खैर वैसे भी वर्तमान में ऐसा काम नहीं चल रहा, तो इसकी प्रैक्टिकली नॉलेज भी थोड़ी हम लोगों को मिल नहीं पाई है और वैसे आप लोगों को भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन हो गया। ये मैनुअली काम था, पहले हाथ से होता था, ऐसे चेक बुक और चेक जारी करना, रसीद, बिल, वाउचर, ये पता नहीं दुनिया जहान की बातें होती थी। तो इस वजह से भी थोड़ा सा ये अटपटा लग रहा होगा आपको, लेकिन फिर भी मैंने जो पढ़ा हुआ, जो लिखी हुई चीज़ें हैं, थोड़ा मैंने उसमें कुछ जोड़कर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया ताकि आपके थोड़ी सी माइंड में बैठ जाए। और इसमें मैक्सिमम चीज़ें आपको क्लेम भी करनी पड़ेगी। और हमारे टाइम तो इतना ना तो कोई कोचिंग थी, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी नहीं था। हमने बार पढ़ा, नियमों को बार पढ़ा और इतनी बार पढ़ा कि पता ही नहीं चला कब याद हो गए सारे के सारे। और जब एक बार याद हो गए तो फिर क्वेश्चन भी सारे के सारे सही हो गए। पूरे में से पूरे 50 क्वेश्चन आए थे RSR JFNR, तो 50 के 50 सही हो गए, एक भी गलत नहीं हुआ, एक भी नहीं छोड़ा और सिलेक्शन भी हो गया। तो इसमें आप ये मत मानना कि आपकी कई सारी चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप ऐसे परेशान हो जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो उस चीज़ को क्लेम कर लो। क्लेम का मतलब होता है रटना, याद करना बार। तो कई सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें देखो अगर आप समझोगे ऐसे क्या समझ के क्या कर लोगे, इसमें जो समझाने वाली चीज़ें वो तो मैंने आपको समझाई दी। तो इसमें क्या होता है कि ये मैनुअली सिस्टम था पहले, वर्तमान में इसका कोई महत्व नहीं है, ये काम नहीं होता इस प्रकार। ये चेक जो पढ़ रहे हैं ना अपन, ये इस सिस्टम के अंदर कि चेक बुक की अभिरक्षा कौन करेगा, ताले वगैरह ये सारे गए ज़माने, ताल वालों के गए। आजकल ये सिस्टम नहीं होता, ठीक है। तो इस वीडियो का आप थोड़ा और एक बार देखें, अच्छे से पढ़ें और आगे वाले वीडियो में हम फिर से बात करेंगे जो नियम संख्या 101 से 124 तक बात करेंगे। वो उसके बाद में ये वाला अपना बहुत ही बड़ा वाहियात और काफ़ी लंबा चौड़ा चैप्टर है, ये हमारा पूरा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नियम संख्या 101 से और 100 तक हमने बात कर ली है, समझाने का प्रयास भी किया है। और आपको फिर से मैं बताना चाहूँगा, हालांकि आपको थोड़ा इरिटेट लगेगा कि आप बार ये चीज़ क्यों बोलते हो, लेकिन मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि वर्तमान में ये जो मैक्सिमम नियम है ये प्रचलन में नहीं है। आजकल सारा काम ऑनलाइन हो गया है। ये पहले काम होता था ऐसे, अब वर्तमान में ये वाला काम लगभग ख़त्म हो गया। ये मैनुअली काम था, यानी कि हाथों से किया जाता था ये काम। वर्तमान में इस प्रकार का काम अब नहीं होता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नियम संख्या 101 की, जिसमें बात की गई है चेक लेखन में सावधानी, यानी कि चेक लिखते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, जो चेक होता है, यानी कि सभी चेक होते हैं, उनके कोने में एक ऐसी राशि लिखी जाएगी जो उक्त उस चेक की राशि से कुछ ज़्यादा हो। जैसे 480 रुपये वाले चेक में बिलो RS 500 ओनली लिखना। मान लो कोई 480 रुपये वाला कोई चेक किसी को देना है तो उसमें ये लिखना पड़ेगा बिलो 500, यानी कि 480 500 से कम है तो उसमें इस प्रकार लिख दिया जाता है। वर्तमान में इस प्रकार अब नहीं होता, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि नियम में दे रखा है। चेक लेखन के बाद शब्दों एवं अंकों में फेरबदल संभव ना हो, यानी कि आपको चेक इस प्रकार लिखना पड़ेगा कि चेक को लिखने के बाद में जो चेक की जो अमाउंट होती है, जो शब्दों में लिखी होती है, जो अंकों में लिखी होती है, उसमें फेरबदल संभव ना हो। TO द्वारा, यानी कि कोषाधिकारी द्वारा या फिर बैंक द्वारा शब्दों एवं अंकों में लिखी राशि की जाँच की जाएगी। चेक में किए गए कोई भी बदलाव को DDO पूर्ण हस्ताक्षर से उसको प्रमाणित करेगा, वेरीफाई करेगा। ये नियम संख्या 101 हमारा हो गया। नियम संख्या 102 की बात की जाए तो इसमें सरकारी बकायों का निस्तारण किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में बात की गई है। सरकारी बकाया का मतलब होता है कोई भी राजस्व की राशि, मान लो अगर गवर्नमेंट को किसी विभाग ने नहीं दी है तो उसका निस्तारण कैसे किया जाएगा, यानी कि उसका पेमेंट कैसे किया जाएगा। तो सरकारी बकायों के निस्तारण में रेखांकित आदेशवाहक धारक चेक जारी करके उसका निस्तारण किया जाएगा। अब ये चेक क्या होते हैं इसके बारे में मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा रखा, उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया कि रेखांकित आदेशवाहक और धारक चेक क्या होता है।
नियम संख्या 102 सब क्लॉज 1 में बात की गई है, वही बात है। सरकारी बकायों के लिए डीडीओ तथा विभिन्न विभागों को जारी चेक रेखांकित किए जाकर उसमें अकाउंट पेई ओनली नॉट नेगोशिएबल शब्द लिखा जाना चाहिए। यानी कि सरकारी बकायों के निस्तारण में जो चेक जारी किया जाएगा उसमें डीडीओ और इसके अलावा जो विभिन्न विभागों को जो जारी किए जाते हैं चेक, उसमें ये वाला शब्द जोड़ दिया जाएगा। कोई भी निगम हो यानी कि कॉरपोरेशन, ठेकेदार हो, चाहे कोई भी फर्म हो, उसको जो चेक जारी किया जाता है उसमें क्या किया जाएगा कि उसको रेखांकित किया जाएगा पहले, उसके बाद में अकाउंट पे ही ओनली लिखा जाएगा। बस इतनी सी बात की गई है, इसमें ज़्यादा समझाने की बात नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, रेखांकित क्या होता है, अकाउंट पे ही ओनली क्या होता है, ये सारी बोल बच्चन मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एक वीडियो बना रखा है, 3 क्लासेज है उसकी यूट्यूब पर, वो आप ज़रूर देखना, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। नियम संख्या 102 सब क्लॉज 3 में बताया गया कि सरकारी कर्मचारी या फिर निजी व्यक्तियों को जारी चेक में उसमें सबसे पहले रेखांकित किया जाएगा, फिर उसमें अकाउंट पे ही लिखा जाएगा, फिर उसके बाद में उसका निस्तारण हो जाएगा, यानी कि उसकी पेमेंट का निस्तारण हो जाएगा। अगर इन्होंने सरकारी कर्मचारी हो चाहे फिर निजी व्यक्ति हो, अगर इन्होंने विशेष अनुरोध किया है तो इनके विशेष अनुरोध पर क्या किया जाएगा, टू ऑर्डर लिखा जाएगा। अकाउंट पे की जगह टू ऑर्डर लिखा जाएगा। अब अकाउंट पे लिखने से क्या होगा और टू ऑर्डर लिखने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाले वीडियो में देखना, अगर इसमें समझाएंगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। नियम संख्या 102 सब क्लॉज 4 में बताया गया कि टू ऑर्डर दे चेक का भुगतान कोषागार या फिर बैंक द्वारा स्वयं प्राप्त करता है या फिर पृष्ठांकित द्वारा रसीद देने पर ही किया जाएगा। ये सारी पढ़ने की बातें हैं, समझने की बातें। आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाला वीडियो जरूर देखना ताकि आपका भी समय बचे और एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। नियम संख्या 102 सब क्लॉज 5 में बात की गई है कि कार्यालयाध्यक्ष या फिर R&M वितरण अधिकारी के पक्ष में जो जारी चेक होते हैं, इनके दौरे पर या अनुपस्थिति की दशा में भुगतान हेतु पृष्ठांकित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, इनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किए गए किसी अधीनस्थ गजेटेड ऑफिसर द्वारा यानी कि राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जा सकता है, पृष्ठांकित किया जाता है, एंडोर्स किया जा सकता है। अब पृष्ठांकन क्या होता है, ये फिर से आपको मैं बता रहा हूँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पढ़ना, ये वाला बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे इन चीज़ों के ऊपर कि पृष्ठांकन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नियम संख्या 103 इसमें बात की गई है चेकों की सूचना। देखो, 1000 रुपये या फिर अधिक के प्रत्येक चेक को जारी किए जाने की सूचना निर्धारित प्रपत्रों में दी जाएगी। किसको दी जाएगी, कोषागार या फिर बैंक को दी जानी चाहिए। नियम संख्या 104 में बात की चेक की राशि, यानी कि 100 रुपये से कम की राशि के चेक जारी नहीं किए जाएंगे। 100 रुपये से कम की राशि के चेक जारी नहीं किए जाएंगे। यदि किसी कानून या नियम में अगर इस प्रकार की अनुमति दे रखी है तो 100 रुपये से कम के चेक भी जारी किए जा सकते हैं। नियम संख्या 105 में बात की गई है इनकम टैक्स या फिर सेल्स टैक्स की कटौती, यानी कि निर्माण कार्यों का चेक से भुगतान की दशा में क्या होगा कि जो इनकम टैक्स और जो सेल्स टैक्स होता है उसको क्या किया जाएगा, काटा जाएगा। टैक्स काटने का जो प्रमाण पत्र होता है संबंधित व्यक्ति को भी दे दिया जाएगा। नियम संख्या 106 में बात की गई चेकों की वैधता अवधि, यानी चेकों की वैधता अवधि वैलिडिटी कब तक रहेगी, तो भुगतान योग्य और दूसरा है भुगतान योग्य पुनर्वैध, यानी कि भुगतान योग्य चेक प्राधिकृत किए जाने के बाद, यानी कि चेक को लिखने के बाद 30 दिन की अवधि में कभी भी भुगतान योग्य होगा, यानी कि 30 दिन की अवधि के भीतर उसको भुगतान योग्य बना दिया जाएगा, यानी कि उसके बाद में वो भुगतान उसका ले सकते हैं आप। चेक को प्राधिकृत किए जाने की तिथि से 12 माह में कभी भी भुगतान योग्य पुनर्वैध किया जा सकता है, यानी कि उसको रिवैलिडेट यानी कि पुनर्वैध किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, प्राधिकृत किए जाने की तिथि से 12 माह में कभी भी उसको पुनर्वैध किया जा सकता है। तो भुगतान योग्य तो वो 30 दिन की अवधि में कभी भी भुगतान योग्य हो सकता है, लेकिन उसको अगर पुनर्वैध करवाना होगा तो प्राधिकृत किए जाने की तिथि से, यानी कि उसको चेक को लिखने के बाद में 12 माह के भीतर कभी भी उसको पुनर्वैध करवाया जा सकता है। किसी वित्तीय वर्ष, यानी कि वित्तीय वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो किसी वित्तीय वर्ष में जारी किया गया चेक उस वर्ष 31 मार्च तक की वैध या फिर पुनर्वैध हो सकता है। किसी भी वित्तीय वर्ष में अगर कोई चेक जारी किया गया है तो उसको वैध या फिर पुनर्वैध वो उसी वित्तीय वर्ष की जो 31 मार्च जो लास्ट तारीख होती है तब तक कि उसको वैध या फिर पुनर्वैध किया जा सकता है। और नियम संख्या 107 आपका डिलीट हो गया। नियम संख्या 108 की अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया कि चेकों को निरस्त करना, चेकों के निरस्तीकरण का उल्लेख चेक के काउंटर फॉइल पर किया जाएगा। जो चेक का काउंटर फॉइल होता है उसके ऊपर किया जाएगा। काउंटर फॉइल का मतलब होता है कि उसकी एक तरह से छाया प्रति मान लो, तो चेक के निरस्तीकरण का उल्लेख कहाँ किया जाएगा, चेक के काउंटर फॉइल पर। इस दशा में संबंधित व्यक्ति के पास पड़े चेक को नष्ट किया जाएगा। जो जिस व्यक्ति के पास जो चेक पड़ा उसको फिर नष्ट कर दिया जाएगा। और चेक उपलब्ध ना हो तो
बैंक को सूचित किया जाएगा कि चेक का भुगतान ना करें। अगर चेक उपलब्ध ना हो उस व्यक्ति के पास तो बैंक को मना कर दिया जाएगा कि इस चेक का भुगतान मत करना, क्योंकि इसको हमने निरस्त कर दिया है। किसी चेक को जारी करने के बाद 12 माह तक उसका भुगतान न हो तो इस दिशा में क्या करना चाहिए कि उसको निरस्त कर दिया जाएगा और राशि खाते में वापस जमा हो जाएगी यदि राशि काट ली गई है तो, अगर एडवांस में। नियम संख्या 109 में बात की गई है अनुपयोजित चेकों को लौटाने, यानी कि जो चेक किसी डीडीओ को मिले हैं ट्रेजरी से, तो अगर वो काम नहीं आए यानी कि उनका उपयोग नहीं किया गया है तो उनको लौटाया जाएगा वापस। तो इसमें बता रहा है कि अनुपयोजित सभी चेकों पर तथा इनकी जो काउंटर फॉइल होती है उन पर डीडीओ के हस्ताक्षर के बिना कैंसल्ड शब्द लिखकर निरस्त कर दिया जाएगा। डीडीओ के हस्ताक्षर के बिना कैंसल्ड शब्द लिखकर उनको निरस्त किया जाएगा और निरस्त करने के बाद इन चेकों को ट्रेजरी ऑफिसर को लौटा दिया जाएगा। ट्रेजरी ऑफिसर कोषागार में संबंधित रिकॉर्ड में टिप्पणी करेगा तथा इनको जलाकर नष्ट कर देगा। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा समझाने की बात नहीं है। नियम संख्या 110 की अगर हम बात करें तो इसमें जो सब क्लोज एक है इसमें बता रखा है कि चेक या फिर चेकबुक खो जाने पर इसकी सूचना किसको दी जाएगी, संबंधित बैंक शाखा को दी जाएगी। और जो नियम संख्या 110 सब क्लोज जो 2 है, 110 सब क्लोज 2, इसमें बता रखा है कि जारी किए गए चेकों के खोने पर क्या करना पड़ेगा। यदि डीडीओ को जारी कोई चेक भुगतान से पहले ही खो जाए तो निम्न कार्रवाई की जाएगी। यदि डीडीओ को जारी कोई चेक, डीडीओ को मान लो कोई चेक जारी किया गया कोषागार द्वारा और वो भुगतान से पहले ही खो जाए तो इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी। इसमें यह आपका होमवर्क है, आप इसको पढ़ लेना, बिल्कुल ईजी है, पढ़ने की बात है, बस ज़्यादा समझाने की बात नहीं है। अब हम बात करेंगे नियम संख्या 111 सब क्लोज 1 की, यानी कि नियम संख्या 111 की बात की जा रही है। तो 111 सब क्लोज 1 में किस चीज़ की बात की गई है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें बता रखा कि चेक द्वारा भुगतान को किया हुआ कब माना जाएगा, यानी कि चेक के द्वारा भुगतान कब माना जाएगा। यदि सरकार बकाया राशि के भुगतानों के लिए कोई चेक जारी करती है तथा बैंक द्वारा उसका भुगतान कर दिया तो भुगतान इस प्रकार किया हुआ माना जाएगा। यानी कि बैंक ने अपनी तरफ से भुगतान कर दिया तो वो भुगतान कब माना जाएगा। यदि चेक प्राप्तकर्ता या उसके संदेशवाहक को दिया गया है तो उस दशा में चेक सौंपने के दिनांक से उसका भुगतान माना जाएगा। यानी कि ये मान लिया जाएगा कि बैंक ने भुगतान कर दिया है, अब बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी कि या तो चेक का प्राप्तकर्ता उस चेक को ले ले या फिर प्राप्तकर्ता की तरफ से जो संदेशवाहक गया है उसको चेक मिल गया हो तो चेक सौंपने के दिनांक से उसका भुगतान माना जाएगा। डाकघर द्वारा चेक भेजा गया तो भुगतान कब माना जाएगा, डाकघर को भेजने की दिनांक से। बिंदु संख्या 2 के प्रावधान निम्न पर लागू होंगे, यानी कि मनी ऑर्डर और डाकघर द्वारा जो अन्य तरीके होते हैं उनके ऊपर भी ये वाला जो सेकंड नंबर का पॉइंट है वो लागू हो जाएगा। यानी कि भेजने की दिनांक से क्या माना जाएगा, चेक द्वारा भुगतान को किया हुआ माना जाएगा। नियम संख्या 111 सब क्लोज 2 में बात की गई है बिलों को कोषागार में ही रखना, यानी कि डीडीओ द्वारा प्रस्तुत बिलों को पारित कर ई भुगतान पत्र सिस्टम के द्वारा बैंक को प्रेषित किया जाएगा। सभी पारित बिलों को कोषागार या उपकोषागार में ही रखा जाएगा। तो इसमें समझाने की कोई बात नहीं है ज़्यादा। इसमें जो ये चीज़ें आपको दिख रही है आपको क्रैम करनी पड़ेगी मैक्सिमम चीज़ें। नियम संख्या 112 इसमें बता रखा है कि बाद की तिथि वाले चेक, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक, इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लो आज है राखी, आज क्या है राखी, और मैं चेक पर ये लिख दूं कि इसका दिवाली के बाद में भुगतान होगा, यानी कि इसका दिवाली के बाद में भुगतान लिया जा सकता है, तो उसको हम कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। यानी कि राखी के 2-3 महीने बाद क्या आएगी, दिवाली। तो अगर मैं इस प्रकार लिख दूं कि इस चेक की राशि का पेमेंट दिवाली के बाद होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक। तो पोस्ट डेटेड चेक क्या होते हैं, जिनका भुगतान किसी विशेष तिथि से पूर्व नहीं किया जा सकता। इनकी राशि अकाउंट से तभी काटी जाएगी जिस दिनांक को वे भुगतान के लिए देय हो, यानी कि जिस दिनांक से वो ड्यू होंगे, देय होंगे, उसी तारीख को वो अकाउंट से इनकी राशि तभी काटी जाएगी, पहले नहीं काटी जा सकती। जैसे राखी को लिखा गया और मैंने लिख दिया कि ये दिवाली के बाद होगा तो दिवाली के बाद ही इसकी राशि काटी जाएगी, पहले नहीं काटी जा सकती। नियम संख्या 113 में चेकों का प्रष्टांकन क्या होता है उसकी बात की गई है। नियम संख्या 114 की बात करें तो इसमें साख पत्र की बात की गई है। नियम संख्या 114 में साख पत्र की बात की गई है, यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट, इसको एलसी भी बोलते हैं। एक सेकंड, इसको
एक सेकंड प्लीज़। इसको लेटर ऑफ क्रेडिट यानी कि एलसी भी बोलते हैं, साख पत्र बोलते हैं। अब साख पत्र क्या होता है, अगर मैं आपको लेमैन की लैंग्वेज में बताऊं, जैसे मान लो राम कोई खरीदार है और उसने श्याम से कोई माल खरीदा। अब राम के पास क्या है कि पैसा नहीं है, तो मान लो राम 10 लाख का कोई सामान खरीदना चाहता है श्याम से, लेकिन राम के पास 10 लाख रुपया नहीं है। तो ये क्या करेगा कि श्याम से उधार माल खरीद लेगा। अब क्या करेगा कि राम का कोई गोल्ड है, वो 20 लाख रुपए का गोल्ड है, बैंक के अंदर जमा है। तो राम बैंक को बोलेगा कि बैंक मुझे श्याम से 10 लाख रुपए का माल चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो आप ऐसा करो, एक सर्टिफिकेट बना के दे दो श्याम को, और उसमें ये लिख दो कि राम यदि 10 लाख रुपए जमा नहीं कराता है तो मैं आपको, इसके मेरे पास गोल्ड है 20 लाख के, उनमें से 10 लाख रुपए मैं आपको दे दूंगा। तो इसको बोलते हैं साख पत्र। अब इसमें बताया गया है नियम संख्या 114 सब क्लोज 1 में कि साख पत्र की राशि के आहरण हेतु डीडीओ द्वारा आहरण कैसे किया जाएगा। कोषागार द्वारा उपलब्ध कराए गए चेक से सीधे ही बैंक से आहरण किया जा सकता है। डीडीओ द्वारा आहरण किया जा सकता है और इस प्रोसेस से इसका आहरण किया जा सकता है। नियम संख्या 114 सब क्लोज 2 की बात करें तो इसमें बताया कि डीडीओ यदि साख पत्र की संपूर्ण राशि को आहरित करेगा तो उसे कोषागार या फिर बैंक में रखने की अनुमति नहीं होगी। डीडीओ यदि साख पत्र की संपूर्ण राशि को आहरित करेगा तो उसे कोषागार या बैंक में रखने की अनुमति नहीं होगी। ये समझ में नहीं आया, थोड़ा क्लेम कर लेना। नियम संख्या 114 सब क्लोज 3 में बता रखा कि यदि कोषागार का नकद लेन देन बैंक द्वारा किया जा रहा है तो इस दशा में कोषागार को जारी साख पत्र की सूचना बैंक को दी जाएगी। ये वाली डिटेल आप एक बार पढ़ने का प्रयास करना, समझ में आ जाएगी इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा क्रेमिंग रूट पे भी चलना। नोट लगा के बता रखा है इसमें साख पत्र की राशि के लिए जारी किए गए चेक का भुगतान सीधे बैंक द्वारा किया जाएगा और उपकोषाधिकारी के हस्तक्षेप के बिना किया जा सकता है। उपकोषाधिकारी का इसमें इंटरफेयर नहीं चलेगा, उसके हस्तक्षेप के बिना भी किया जा सकता है। नियम संख्या 115 में बता रखा है साख पत्रों का व्यक्तिगत होना, यानी कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं वो कब लैप्स होंगे। तो इसमें बता रखा है कि साख पत्र व्यक्तिगत होगा, कब व्यक्तिगत होगा, जिस वित्तीय वर्ष में जारी किया गया उस वित्तीय वर्ष में साख पत्र व्यक्तिगत हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। साख पत्र की सीमा पर जारी चेक भुगतान योग्य होंगे कब होंगे, जारी किए गए माह के बाद से होंगे और 3 माह तक कभी भी। किसी वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही कब होगी, जनवरी से मार्च। तो किसी वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में जारी चेक वैध रहेगा, कब तक वैध रहेगा, उस वर्ष की 31 मार्च तक। 31 मार्च के बाद उपरोक्त चेक अवैध हो जाएंगे, सीधी सी बात है। और इस दशा में डीडीओ उनके बदले नया चेक जारी करेगा, पुराना चेक निरस्त कर देगा। नियम संख्या 116 इसमें बता रखा कि निजी पक्षकारों को सहायता अनुदान आदि का भुगतान, यानी कि जो निजी पक्षकार होती है, जो प्राइवेट पार्टियां होती हैं, उनको ग्रांट्स इन एड यानी कि सहायता अनुदान या सब्सिडी आदि का भुगतान कैसे किया जाएगा। तो इसमें बता रखा है राजस्थान से बाहर के निजी पक्षकारों को सहायता अनुदान, छात्रवृत्ति आदि के भुगतान डीडीओ द्वारा किया जाएगा और केवल रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा। राजस्थान से बाहर के निजी पक्षकारों को बैंक द्वारा लिए जाने वाले बैंक ड्राफ्ट के खर्चे वसूल किए जाएंगे। डीडीओ बैंक से इन खर्चों को घटाकर शेष बची जो राशि है उस राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाएगा। बिंदु संख्या 2 के प्रावधान राजस्व रिफंड के मामले में लागू नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। और इसमें बैंक चार्जेज सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, इसमें जो भी बैंक चार्जेज होंगे वो सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ये देख लेना आप एक बार। नियम संख्या 117 इसमें बता रखा है कि भुगतान के लिए वाउचर डीडीओ के स्तर पर किस प्रकार का नियम दे रखा है। इसमें बता रखा है कि कोई भी बिल या फिर चेक वाउचर बनता है, कब बनता है, जब इन पर विधिवत रसीद देने तथा पेड एंड कैंसिल की मोहर लगा देने पर, जिसके ऊपर हमने पहले बात कर ली। सरकार की तरफ से राशि का भुगतान करने वाला कर्मचारी सभी भुगतानों के लिए वाउचर जरूर प्राप्त करेगा। समायोजन के 0 राशि वाले बिलों में भुगतान नहीं किया जाता, अतः इस दशा में ऐसे बिलों पर भुगतान प्राप्ति की रसीद देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये पढ़ने की चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा समझाने का, इसमें मैटर थोड़ा लंबा हो जाएगा। राशि प्राप्तकर्ता द्वारा नकद या फिर चेक से एक ही समय पर प्राप्त किए गए एक से अधिक भुगतानों की एक ही रसीद दी जा सकती है। इस दशा में डीडीओ उस रसीद से संबंधित सभी वाउचरों में उसका संदर्भ अंकित करेगा। भुगतान आदेश यानी कि पेमेंट ऑर्डर क्या होता है, नियम संख्या 118 में बात की गई है। प्रत्येक वाउचर पर डीडीओ अपने हस्ताक्षर या फिर लघु हस्ताक्षर करके भुगतान आदेश लगाएगा, जिसमें अंकों एवं शब्दों में राशि भी अंकित की जाएगी। भुगतान आदेश यानी कि प्रत्येक जो वाउचर होता है, वाउचर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बता रहा कि कोई भी बिल है या फिर कोई भी रसीद है,
उसके ऊपर उसका भुगतान मान लो किसी को कर दिया, किसी बिल का भुगतान कर दिया, तो भुगतान होने के बाद में उस बिल पर पेड एंड कैंसिल्ड की मोहर लगा दी जाती है, तो उसको बोलते हैं वाउचर। और प्रत्येक वाउचर डीडीओ अपने हस्ताक्षर या फिर लघु हस्ताक्षर करके भुगतान आदेश लगाएगा, यानी कि इसका भुगतान हो गया, पेमेंट हो गया, ऐसा आदेश लगाएगा जिसमें अंकों और शब्दों में राशि लिखी जाएगी कि कितनी राशि का भुगतान किया है। नियम संख्या 119 में बता रखा कि भुगतान किए जा चुके वाउचर, यानी कि वाउचर वही होते हैं, पेड एंड कैंसिल की मोहर लग जाती है बिल के ऊपर, तो उसको वाउचर कहते हैं। और भुगतान किए जा चुके वाउचर का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ऐसे वाउचरों पर पेड की सील लगाई जाएगी तभी तो वाउचर बनेंगे, अथवा इन्हें निरस्त किया जाएगा ताकि पुनः प्रयोग ना हो। वाउचरों पर टिकट इस प्रकार लगाएंगे कि पुनः प्रयोग ना हो। नियम संख्या 120 इसमें बता रखा है वाउचरों को सुरक्षित रखना। वाउचरों को सुरक्षित रखना यानी कि जिन वाउचरों को एजी यानी कि महालेखाकार को नहीं भेजा जाता उन्हें संबंधित कार्यालय में फाइल में रखा जाएगा। अंकेक्षण के बाद यानी कि ऑडिट के बाद इनको सक्षम प्राधिकारी के ऑर्डर से नष्ट कर दिया जाएगा। ऑडिट होने के बाद फिर इनको नष्ट करना पड़ेगा। नियम संख्या 121 इसमें बात की गई वाउचरों को एजी को प्रस्तुत करना, यानी कि जो वाउचर होते हैं उनको महालेखाकार को प्रस्तुत क्यों किया जाता है। तो इस बता रहा है कि सीएजी द्वारा 1000 रुपये से अधिक के वाउचर एजी को प्रस्तुत किए जाएंगे, यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा 1000 रुपये से अधिक के जो वाउचर होते हैं वो एजी को प्रस्तुत किए जाएंगे। यहाँ पर एक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नहीं है, इसका मतलब होता है सीएजी मतलब यही होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक होता है इसका मतलब। तो सीएजी द्वारा 1000 से अधिक के वाउचर एजी को प्रस्तुत किए जाएंगे। और जो डुप्लीकेट कॉपी होगी, डुप्लीकेट कॉपी बिलों की रसीदें तथा उपवाउचर डीडीओ अपने कार्यालय में रखेगा और ऑडिट की दिशा में एजी के दलों को दिए जाएंगे। अगर ऑडिट होती है तो फिर ऑडिट पार्टी को दिए जाएंगे कि हमने ये वाउचर है हमारे पास जिनका हमने भुगतान पहले से ही कर दिया। नियम संख्या 122 उपवाउचरों को निरस्त करना, इसके बारे में बताया गया है। नियम संख्या 123 की बात की जाए तो इसमें बता रखा कि उपवाउचरों को निरस्त एवं नष्ट करना दोनों मिलते जुलते नियम है। तो इसमें बता रहा कि उपवाउचरों का दुरुपयोग रोकने के लिए डीडीओ एवं नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपवाउचरों को निरस्त एवं नष्ट करते समय निम्न नियमों का ध्यान रखा जाएगा। इस सिंपल से नियम है, इनको एक बार आप पढ़ लेना, खुद ही आपका होमवर्क है। नियम संख्या 124 की बात की जाए तो इसमें बता रखा कि अधिक भुगतान के लिए उत्तरदायी कौन होगा, बिल को आहरित करने वाला अधिकारी, यानी कि बिल का आहरण जिसने किया है, यानी कि बिल को जिसने आहरित किया है। आहरित करने का मतलब यह है कि उसकी राशि, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जिसने बिल को पास किया है तो वो इसके लिए उत्तरदायी होगा। अगर अधिक भुगतान उसने कर दिया है तो वही जिम्मेदार रहेगा। तो ये अपने हो गए नियम संख्या 124। ये जो चैप्टर संख्या 6 है इसका नाम है भुगतान एवं सामान्य निर्देश। इसमें 74 से 124 तक नियम है, ये हमारे पूरे हो गए। इसमें कई बार मैंने आपको कई नियमों में थोड़ा छोड़ा है मैंने कि आप इस चीज़ को आप खुद पढ़े, सेल्फ करें। कई सारी चीज़ों को मैंने बोला कि आप सेल्फ एक तरह से होमवर्क के रूप में मैंने आपको दिया है। शायद उम्मीद करता हूँ मैं आपके समझ में आ जाएगी। फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे बता देना, मैं फिर से कोशिश करूँगा। अभी आपको एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कोशिश की है कि आपका सिलेबस पहले हो फटाफट। और इसमें कई सारी चीज़ें जो समझाने वाली थी उसमें मैंने आपको थोड़ा स्किप करने की कोशिश की है, क्योंकि उसमें देखो मैंने आपको बताया कि आपको कुछ चीज़ें क्रैम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें क्रैम करके चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर आप इसमें डीपली घुस जाओगे तो फिर आप टाइम कंज्यूम होगा और इसमें काफ़ी सारा समय लग सकता है। तो थोड़ा आप समझने का प्रयास करें। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी रहती है तो मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे मैसेज कर देना। और इसके बाद में अपने 2 चैप्टर बचे हैं, एक तो 14 नंबर का, एक 17 नंबर का, ये 2 चैप्टर बचे हैं और उम्मीद है कि ये दोनों एक वीडियो में हो जाएंगे। इसके बाद में अपना GF&R भी कंप्लीट हो जाएगा और एक 5वां चैप्टर बचा, उसके भी 2-3 नियम बचे हैं, उसका सबसे लास्ट में वीडियो बना के डाल देंगे। तो आप इस चीज़ को पढ़ें। और मैंने आपको फिर कहा कि मैंने आपको कई सारी चीज़ें सेल्फ के ऊपर छोड़ी है कि आप सेल्फ करें कुछ नियम, और कुछ नियम मैंने आपको बोला कि आप इसको क्रैम करें, यानी कि रटने की कोशिश करें। क्योंकि इसमें फिर समझाने के चक्कर में क्या होता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और टाइम कंज्यूम हो जाता है। और क्योंकि ये चीज़ें एक्चुअली में हमारे भी इतने प्रैक्टिकल नॉलेज में नहीं है, तो इतना जो प्रैक्टिकली जो काम करता है इन चीज़ के ऊपर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता है। अब ये चीज़ें हम भी केवल पढ़ी थी पिछली बार भी, और इस बार भी मैं आपको पढ़ कर ही बता रहा हूँ, और प्रैक्टिकली हमने भी काम नहीं किया। तो इसमें कई जगह हो सकता है कि मैंने भी आपको ईमानदारी से मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, ऐसे भी कोई बात नहीं है कि मैं पूरा इसमें महारत मैंने हासिल कर रखी है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि इसमें चीज़ें रटने की भी है और प्रैक्टिकल जो काम करता है बंदा वो इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझा पाता है। और ऐसे समझाने वाला मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे कोई ऐसा होगा तो फिर आप वहाँ से पढ़ें, आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तो आपके थोड़ी हेल्प ज़रूर करेगा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो करेगा।
तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और कोई परेशानी रहे तो आप मुझे मैसेज कर देना किसी डाउट को लेके, मैं अलग से थोड़ा छोटे छोटे वीडियो और बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।